तो झोक्योंग को पता चलता है कि वह ट्रांसमाइग्रेट होकर डेमन कल्ट का लीडर बन गया है, लेकिन उसके पास सिर्फ 8% ताकत बची होती है और उसके सभी मेरिडियंस टूट चुके होते हैं। चारों तरफ उसके अपने ही डेमन उसके खिलाफ बगावत करने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उसके माथे पर एक रोशनी चमकती है और उसके दिमाग में विलन इनविंसिबल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो उसे वेलकम रिवॉर्ड के तौर पर एक प्रीमियम लॉटरी ड्रॉ देता है। लॉटरी व्हील घूमता है और उसे हेवन डिवोरिंग मैजिक आर्ट मिलती है। झोक्योंग तुरंत इस तकनीक की साधना करने का फैसला करता है। अचानक नीली बिजली उसके शरीर में दौड़ती है और उसके टूटे हुए मेरिडियंस तुरंत ठीक हो जाते हैं। फिर वह सिस्टम से एंट्री लेवल लॉटरी भी चलवाता है, जहां उसे कई ताकतवर स्किल्स और आइटम्स मिलते हैं। उसी समय डेमन कल्ट का शैडो गार्ड दीयी उसके सामने घुटनों के बल बैठकर हाजिर होता है। दीयी उसे बताता है कि किंगलोंग और शुआनवू हॉल मास्टर्स ईस्ट चाइना सी में डेमन रेस से लड़ रहे हैं, जबकि बाइहू और जूचवे हॉल मास्टर्स बंद साधना में हैं। झोक्योंग 3 दिन बाद ग्रैंड असेंबली बुलाने का आदेश देता है। दूसरी तरफ ली चांगशेंग और वान ली सोचते हैं कि इतनी जल्दी मीटिंग क्यों बुलाई गई है और क्या लीडर की ताकत 1 साल की साधना के बाद सच में बढ़ गई है। ग्रेट एल्डर उन सभी पर नजर रखता है। असेंबली में झोक्योंग ईस्ट चाइना सी की स्थिति पूछता है। ली चांगशेंग और वान ली घुटनों के बल बैठकर बताते हैं कि डेमन आक्रमण को रोक दिया गया है। झोक्योंग को बताया जाता है कि वान जियान सेक्ट के लोग उनके इलाके में गतिविधियां कर रहे हैं। दीयी साफ करता है कि वह असल में यूलोंग स्वॉर्ड सेक्ट है, जो वान जियान सेक्ट के अधीन है। झोक्योंग तुरंत टाइगर किंग और मंकी किंग को यूलोंग स्वॉर्ड सेक्ट का पूरी तरह सफाया करने का आदेश देता है। थर्ड एल्डर तुरंत विरोध करता है और कहता है कि इससे वान जियान सेक्ट बदला लेगा। मंकी किंग उसका मजाक उड़ाकर उसे डरपोक कहता है। झोक्योंग कहता है कि उसका फैसला अंतिम होता है। जब थर्ड एल्डर फिर भी बहस करता है तो छत से काली ऊर्जा का एक विशाल हाथ उतरता है और उसे कुचलने लगता है। डरकर थर्ड एल्डर ग्रेट एल्डर से मदद मांगता है। ग्रेट एल्डर दया की प्रार्थना करता है। झोक्योंग उसकी इज्जत रखते हुए थर्ड एल्डर की जान बख्श देता है, लेकिन उसे 1 साल तक पहाड़ के पीछे अकेले चिंतन करने की सजा देता है और सबको चेतावनी देता है कि उसकी बात ही कानून है। दूसरी तरफ एक सराय में कुछ धार्मिक संप्रदाय के शिष्य अपनी डेमन हंटिंग मिशन की बात करते हैं और मानते हैं कि वे स्वर्ग की ओर से न्याय कर रहे हैं। सीनियर ब्रदर वू गर्व से कहता है कि डेमन कल्ट के सभी लोग मरने के लायक हैं। वह यूलोंग स्वॉर्ड सेक्ट के जीनियस जिंग तियान की तारीफ करता है, जो मार्शल मार्क्विस रियलम में प्रवेश करने वाला है, और वान जियान सेक्ट ने भी उसे भर्ती कर लिया है। एक और शिष्य बताता है कि डेमन कल्ट लीडर सिर्फ 21 साल की उम्र में मार्शल एम्परर बन गया था। तभी सराय का दरवाजा जोर से टूट जाता है और टाइगर किंग व मंकी किंग अपनी सेना के साथ अंदर आते हैं। टाइगर किंग ऐलान करता है कि आज सबका आखिरी दिन है। सभी शिष्य उन्हें पहचान लेते हैं। टाइगर किंग आदेश देता है कि किसी को भी जिंदा न छोड़ा जाए और तुरंत नरसंहार शुरू हो जाता है। मंकी किंग कहता है कि कुछ लोग काम आ सकते थे, लेकिन टाइगर किंग याद दिलाता है कि लीडर का आदेश सबसे ऊपर है। यूलोंग स्वॉर्ड सेक्ट में एक एल्डर घबराकर बताता है कि जिंग तियान का लाइफ टोकन टूट गया है। सेक्ट मास्टर समझ जाता है कि डेमन कल्ट ने सीधा हमला कर दिया है। अलार्म बजने लगते हैं और शिष्य बताते हैं कि दुश्मन पहाड़ी रक्षा को तोड़कर अंदर घुस गया है। सेक्ट मास्टर माउंटेन प्रोटेक्शन एरे सक्रिय करने का आदेश देता है। बाहर टाइगर किंग मंकी किंग को चिढ़ाते हुए कहता है कि हमला वह अकेले करेगा। की बैरियर तोड़ने लगता है। सेक्ट मास्टर फ्लाइंग ड्रैगन स्वॉर्ड अटैक से जवाब देता है। दोनों की ताकत जबरदस्त टकराती है। सेक्ट मास्टर डेमन कल्ट को निर्दोषों का हत्यारा कहता है। इसी दौरान मंकी किंग भी युद्ध में शामिल होकर हवा को चीर देने वाला क्लॉ अटैक करता है और दोनों की संयुक्त ताकत सेक्ट मास्टर को पीछे धकेल देती है। मंकी किंग धमकी देता है कि एक दिन पूरे वान जियान सेक्ट का भी अंत कर दिया जाएगा। तभी सरों वाला लियान शेंग सेक्ट मास्टर के पीछे प्रकट होता है। सेक्ट मास्टर पूछता है कि तुम कौन हो। लियान शेंग अपना परिचय डेमन कल्ट के ग्रैंड मैनेजर के रूप में देता है और सिर्फ अपनी आभा से ही सेक्ट मास्टर को दबा देता है। सेक्ट मास्टर डरकर समझ जाता है कि लियान शेंग मार्शल एम्परर रियलम में पहुंच चुका है। हार न मानते हुए वह प्रतिबंधित आत्मविनाश तकनीक का इस्तेमाल करता है और एक भयानक विस्फोट होता है। इसके बाद टाइगर किंग पूछता है कि क्या बचे हुए लोगों का पीछा करें। लियान शेंग कहता है कि जरूरत नहीं, सफाई करो और वापस रिपोर्ट दो। दूसरी तरफ वान जियान सेक्ट का ग्रैंड सेक्ट मास्टर डेमन कल्ट के अचानक हमले पर गुस्से में होता है। एक घायल और एक हाथ गंवा चुका शिष्य आकर बताता है कि डेमन कल्ट का ग्रैंड मैनेजर मार्शल एम्परर बन चुका है। सेक्ट मास्टर उसे इलाज के लिए भेज देता है। इंपीरियल पैलेस में सम्राट को भी डेमन कल्ट की तेज तरक्की की खबर मिलती है। एक भिक्षु उसे चेतावनी देता है कि बहुत बड़ा डेमोनिक संकट आने वाला है। वापस डेमन कल्ट में टाइगर किंग मिशन की सफलता की रिपोर्ट देता है। झोक्योंग उसकी तारीफ करता है और पूछता है कि ब्रेक थ्रू में कितना समय लगेगा।
टाइगर किंग कहता है कि 2 दिन काफी हैं। जो क्योंग उसे खजाने से एक खास एलिक्सिर दे देता है। सिस्टम जो क्योंग को बधाई देता है कि उसने एक धार्मिक संप्रदाय को नष्ट करने का मिशन पूरा कर लिया है और इनाम में लाइफ एंड डेथ हैंड और ब्लैक ड्रैगन माउंट देता है। तभी बाहर एक विशाल काला ड्रैगन दहाड़ता है जिससे सभी कल्ट सदस्य घबरा जाते हैं। जो क्योंग बताता है कि यही उसका नया माउंट है और दी को आदेश देता है कि उसे बैक माउंटेन ले जाए। फिर सिस्टम उसकी नई स्किल को पुरानी स्किल्स के साथ मिलाकर 100% पूर्ण कर देता है। जो क्योंग सिस्टम की कार्यक्षमता देखकर खुश होता है। सिस्टम उसे नया मिशन देता है कि 6 महीने के अंदर ईस्ट चाइना सी के डेमन किंग को हराकर बीस्ट टाइड का अंत करे। इनाम में प्रीमियम एरे और 20,000 विलेन पॉइंट्स मिलेंगे। जो क्योंग खुश होता है कि प्रीमियम रिवॉर्ड्स कितने दुर्लभ हैं। वह सिस्टम शॉप खोलता है जो यूलोंग स्वॉर्ड सेक्ट के नष्ट होने के बाद अनलॉक हुई होती है। अपने पॉइंट्स देखकर उसे एहसास होता है कि हेवन डिवोरिंग मैजिक आर्ट को अपग्रेड करने के लिए पॉइंट्स कम हैं, इसलिए वह अपने अनुयायियों के लिए तकनीकें खरीदने का फैसला करता है। सिस्टम उसे मैनुअल ब्राउजिंग छोड़ने का सुझाव देता है, लेकिन जो कियोंग कहता है कि उसे खुद मैनुअल देखना पसंद है। सिस्टम उसके सामने कई साधना तकनीकें दिखाता है जिनमें 10,000 डेमन आर्ट और घोस्ट किंग आर्ट भी शामिल होती हैं। आखिर में जो कियोंग 500 विलेन पॉइंट्स खर्च करके 10,000 डेमन आर्ट खरीद लेता है और सोचता है कि सिस्टम की सभी मार्शल आर्ट्स आखिर में मिलकर एक अल्टीमेट गॉड लेवल तकनीक बन सकती हैं। फिर जो क्योंग सभी नेताओं को इकट्ठा करके बताता है कि ईस्ट चाइना सी में बहुत बड़ी बीस्ट टाइड आने वाली है, इसलिए सभी अपनी ट्रेनिंग और कड़ी कर दें। टाइगर किंग खुशी से कहता है कि वह इसी दिन का इंतजार कर रहा था और समुद्री डेमन्स को सबक सिखाएगा। जो क्योंग सोचता है कि टाइगर किंग लड़ाई का दीवाना है लेकिन बहुत वफादार भी है। मंकी किंग समझाता है कि डेमन रेस की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। टाइगर किंग जवाब देता है कि मंकी किंग ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है और उसमें हिम्मत कम है। दोनों की बहस के बीच जनरल चेन आगे बढ़कर घुटनों के बल बैठता है और अपनी बटालियन को अग्रिम सेना बनाने की प्रार्थना करता है। यह देखकर टाइगर किंग और मंकी किंग भी तुरंत घुटनों के बल बैठ जाते हैं और इस सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। जो क्योंकि उनकी लगन देखकर उन्हें ईस्ट चाइना सी अभियान की अग्रिम सेना बना देता है। फिर वह कई चमकती हुई जादुई तकनीकों की पुस्तकें प्रकट करता है और सभी में बांट देता है। वह आदेश देता है कि ये तकनीकें निचले दर्जे के सदस्यों तक भी पहुंचाई जाएं ताकि पूरे कल्ट की ताकत बढ़ सके। कल्ट के सदस्य इन तकनीकों की गुणवत्ता देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि पहले पूरे कल्ट में सिर्फ 3 शीर्ष स्तर की तकनीकें थीं। जो क्योंग बताता है कि बेसिक तकनीकें सभी उच्च पदस्थ सदस्यों के लिए मुफ्त हैं क्योंकि यह उनकी वफादारी का इनाम है, जबकि एडवांस तकनीकें मेरिट पॉइंट्स से मिलेंगी। इसके बाद जो क्योंग सभी को विदा करता है, लेकिन 12 डेमन किंग्स को वहीं रुकने का आदेश देता है। वह कहता है कि तुम मेरी इनर सर्कल हो, लेकिन तुम्हारी साधना अभी भी काफ़ी कम है। सभी वादा करते हैं कि वे दिन रात मेहनत करेंगे और उसे निराश नहीं करेंगे। जो क्योंग उन्हें ब्रेक थ्रू पिल्स देता है। 6 महीने बाद डेमन कल्ट की ताकत बहुत बढ़ चुकी होती है। ग्रेट एल्डर मार्शल एम्परर रियल्म में ब्रेक थ्रू कर लेता है। पता चलता है कि वह जो क्योंग के पिता का पुराना दोस्त था और कई सालों से एक ही स्तर पर अटका हुआ था। सेकेंड एल्डर मार्शल किंग के पीक स्तर तक पहुंच चुका होता है। ग्रेट एल्डर ऐलान करता है कि अब उनके पास 4 मार्शल एम्परर्स, 4 पीक मार्शल किंग्स और बड़ी संख्या में मार्शल किंग्स और मार्शल लॉर्ड्स मौजूद हैं। वह गर्व से कहता है कि डेमन कल्ट अपने 1000 साल के इतिहास की सबसे ताकतवर स्थिति में है। इसके बाद जो क्योंग एक नया प्रशासनिक फैसला सुनाता है। वह पुरानी एल्डर काउंसिल को खत्म करके उसे गार्जियन कॉर्प्स में बदल देता है। सभी लोग उसके आदेश के आगे सिर झुका देते हैं। फिर वह चीफ गार्जियन और किंगलोंग व बायहू हॉल मास्टर्स को मुख्यालय की रक्षा की जिम्मेदारी देता है, जबकि बाकी सेना को मार्च की तैयारी का आदेश देता है। कुछ पुराने एल्डर्स चुपके से काउंसिल खत्म होने पर नाराजगी जताते हैं, लेकिन वे भी मान लेते हैं कि अब 12 डेमन किंग्स की ताकत के सामने उनकी कोई अहमियत नहीं रही। ग्रेट एल्डर कहता है कि अब पुरानी काउंसिल की जरूरत ही नहीं और बायहू हॉल का नाम फिर से पूरे महाद्वीप में गूंजेगा। आखिर में एक विशाल उड़ता हुआ युद्धपोत जो डेमोनिक महल की तरह दिखाई देता है, आसमान में नजर आता है। जो क्योंग अपनी जबरदस्त डार्क आर्मी को देखता है और ईस्ट चाइना सी की ओर रवाना होने का अंतिम आदेश देता है। अंदर ही अंदर वह महसूस करता है कि अब वह मार्शल एम्परर के इंटरमीडिएट स्टेज तक पहुंच चुका है और आने वाली हर मुश्किल का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद दृश्य दोपहर के समय लिनहाई सिटी की एक सराय में बदल जाता है, जहां 2 आदमी चाय पीते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। दोनों आदमी धीमी आवाज में चर्चा करते हैं कि डेमन कल्ट की सेना ईस्ट सी की ओर बढ़ रही है और वहां डेमन क्लैन के साथ अंतिम युद्ध होने वाला है। तभी एक शक्तिशाली व्यक्ति वहां पहुंचता है।
सफेद और चांदी जैसे कवच में एक युवा तलवारबाज दिखाई देता है जिसका नाम झाओ ली होता है। वह युलोंग स्वॉर्ड सेक्ट का जीवित बचा हुआ शिष्य होता है। वह एक आदमी के कंधे पर हाथ रखकर डेमन कल्ट के बारे में जानकारी मांगता है। डरा हुआ आदमी खिड़की की ओर इशारा करके बताता है कि डेमन कल्ट शहर के पूर्वी तट की तरफ जा रहा है। यह सुनकर झाओ ली समझ जाता है कि डेमन कल्ट लीडर झोउ क्योंग आखिरकार सामने आ गया है। वह तुरंत सराय से निकल जाता है। पीछे मौजूद लोग बताते हैं कि यही डेमन स्लेइंग स्वॉर्ड्समैन झाओ ली है जो मॉर्टल रियल्म का नंबर 1 योद्धा है और कभी भी किसी डेमन कल्ट सदस्य को जिंदा नहीं छोड़ता। इसके बाद दृश्य लिन्हाई सिटी की किलेबंदी पर पहुंचता है जहां एक सैनिक समुद्र की तरफ देखकर चिल्लाता है कि बीस्ट टाइड आ रही है। घबराए हुए लोग दीवारों पर चढ़कर देखते हैं कि समुद्र से राक्षसी जानवरों की विशाल सेना उनकी ओर बढ़ रही है। तभी एक बुजुर्ग बौद्ध भिक्षु होली मोंक वुतियन लोगों को शांत करते हुए कहता है कि आधे दिन में मदद पहुंच जाएगी और शहर की सुरक्षा व्यवस्था सबको बचा लेगी। वह एक विशाल नीला जादुई सुरक्षा कवच सक्रिय कर देता है जो पूरे शहर को ढक लेता है। लोगों में उम्मीद जागती है, लेकिन कुछ ही पल बाद सुरक्षा कवच टूटने लगता है क्योंकि अनगिनत राक्षसी जानवर हमला कर देते हैं। सफेद वस्त्र पहने कई साधक किले से छलांग लगाकर जानवरों से भिड़ जाते हैं। भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। झाओ ली भी पूरी ताकत से लड़ता है। तभी सभी लोग डर जाते हैं जब लाल आसमान के बीच एक विशाल काले ड्रैगन की परछाई दिखाई देती है। इसके बाद कई शक्तिशाली अल्फा बीस्ट जिनमें एक विशाल भेड़िया और लावा जैसी शक्ति वाला सेबर टूथ टाइगर भी शामिल होता है, युद्ध में उतरते हैं। तभी बादल हटते हैं और आसमान में एक विशाल उड़ता हुआ महल दिखाई देता है जिसे सुनहरी जंजीरों से बंधा एक काला शाही ड्रैगन खींच रहा होता है। होली मोंक वुतियन यह देखकर हैरान रह जाता है कि मार्शल एम्परर स्तर का ड्रैगन सिर्फ एक रथ खींचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तभी महल का दरवाजा खुलता है और काले सुनहरे वस्त्रों में झोउ क्योंग बाहर आता है। नीचे खड़ा झाओ ली उसे घूरते हुए अपने नष्ट हुए सेक्ट का बदला लेने की कसम खाता है। वह अपनी अंगूठी की शक्ति से आध्यात्मिक तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एक आवाज़ उसे रोकते हुए कहती है कि वह अब भी झोउ क्योंग का मुकाबला नहीं कर सकता। झोउ क्योंग शहर की तरफ ठंडी नज़र डालता है। झाओ ली को एहसास हो जाता है कि वह पकड़ा गया है। उसकी अंगूठी नीली रोशनी छोड़ती है और वह आध्यात्मिक धुंध में गायब होकर भाग निकलता है। झोउ क्योंग मुस्कुराते हुए सोचता है कि शायद वही इस दुनिया का चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं क्योंकि जो भी उसके रास्ते में आएगा वह मारा जाएगा। इसके बाद झोउ क्योंग डेमन किंग को आवाज देता है और कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह खुद पूरी बीस्ट टाइड का सफाया कर देगा। तभी धुंध से कई पूंछों वाला एक विशाल बैंगनी राक्षस निकलता है। नीचे मौजूद साधक डर जाते हैं क्योंकि पूरी अग्रिम सेना किंग रियल्म के राक्षसों से भरी होती है। बैंगनी राक्षस अपनी भयानक शक्ति से पूरे मैदान में काली ऊर्जा फैला देता है। साधक जिनशान मंदिर को मदद का संदेश भेजने की कोशिश करते हैं। तभी एक भयंकर झटका पूरी मानव सेना को उड़ा देता है और उनकी रक्षा पंक्ति टूट जाती है। बीस्ट टाइड और भी खतरनाक हो जाती है और मानव सेना लगातार पीछे धकेली जाती है। धुएं और आग के बीच अचानक एक मधुर स्त्री स्वर सुनाई देता है। गुलाबी रेशमी पट्टियों और लोमड़ी जैसे कानों वाली बेहद सुंदर फॉक्स डेमन एम्प्रेस आसमान से उतरती है। वह झोउ क्योंग की प्रतिभा की तारीफ करते हुए उसे फॉक्स क्लैन में शामिल होने का प्रस्ताव देती है और ऊंचा पद देने का वादा करती है। झोउ क्योंग मुस्कुराकर उसका प्रस्ताव ठुकरा देता है। फॉक्स डेमन एम्प्रेस अपनी गुलाबी रिबनों को रोशनी के भालों में बदलकर हमला करती है। झोउ क्योंग कहता है कि उसने सोचा था 300 साल पुरानी लोमड़ी ज्यादा ताकतवर होगी, लेकिन वह निराश कर रही है। वह कहता है कि मिड स्टेज मार्शल एम्परर होने के बावजूद वह उसे आसानी से हरा सकता है और आखिरी बार आत्मसमर्पण करने का मौका देता है, लेकिन वह इनकार करते हुए अपनी पूरी शक्ति से उसके सीने पर ऊर्जा हमला करती है। झोउ क्योंग उसका सबसे ताकतवर हमला एक हाथ से रोक देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। उसके गिरते ही विशाल गड्ढा बन जाता है। फिर वह उसकी आध्यात्मिक शक्ति खींचकर अपनी साधना बढ़ा लेता है। फॉक्स डेमन एम्प्रेस खून उगलते हुए समझ जाती है कि झोउ क्योंग लगातार उसकी शक्ति सोख रहा था। झोउ क्योंग की ताकत बढ़कर लेट स्टेज मार्शल एम्परर तक पहुंच जाती है। तभी पूरी धरती कांपने लगती है। पहाड़ों के नीचे से सुनहरी काली रोशनी निकलती है। झोउ क्योंग महसूस करता है कि कोई प्राचीन अस्तित्व जाग रहा है। कुछ ही पल बाद एक विशाल काले पंखों वाली फॉलन एंजल बाहर आती है, जिसके अंदर पवित्र और दानवी दोनों प्रकार की शक्तियां मौजूद होती हैं। झोउ क्योंग का एक अधीनस्थ पूछता है कि क्या उसकी ताकत जांचने के लिए किसी को भेजा जाए, लेकिन झोउ क्योंग सभी को पीछे हटने का आदेश देता है। फॉलन एंजल, जिसका नाम लूना होता है, झोउ क्योंग को इस महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पहचान लेती है। वह कहती है कि पहले उसे अपनी पूरी ताकत वापस हासिल करनी होगी, फिर वह उससे मिलने आएगी और उड़कर चली जाती है। झोउ क्योंग उसकी ताकत महसूस करके विश्वास जताता है कि वह भविष्य में उसका मुकाबला कर सकेगा। जैसे बालों वाली रहस्यमयी महिला स्थानीय कल्ट लीडर्स का मजाक उड़ाती है। वह कहती है कि झोउ क्योंग की साधना भले कम हो,
लेकिन उसकी नींव बेहद मजबूत है और अगर वह उसके जैसे कुछ और लोगों को निगल ले तो इस महाद्वीप से बाहर निकल सकती है। अचानक झोउ क्योंग उसके पीछे प्रकट हो जाता है और उसकी बातों का मजाक उड़ाता है। फिर वह एक विशाल काला हथेली प्रहार करके उसे जमीन में गाड़ देता है। महिला हैरान रह जाती है कि उसने उसकी असली ताकत का गलत अंदाजा लगाया था। घायल होकर वह उसकी असली पहचान पूछती है। झोउ क्योंग आगे बढ़कर पूछता है कि मरने से पहले कुछ कहना चाहती हो। वह उसे श्राप देती है और कहती है कि ऊंची दुनिया के लोगों का अपमान करने की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। झोउ क्योंग उसकी धमकियों पर हंस देता है। इसके बाद झोउ क्योंग अपनी सर्वोच्च तकनीक हेवनली डेमन आई सक्रिय करता है। आसमान में एक विशाल अग्निमय आंख प्रकट होती है जो विनाशकारी ऊर्जा बरसाती है। पूरा इलाका भयंकर विस्फोट में डूब जाता है और उसकी दुश्मन पूरी तरह नष्ट हो जाती है। युद्ध खत्म होने के बाद डेमन कल्ट के सभी अधीनस्थ घुटनों के बल बैठकर झोउ क्योंग की जय जयकार करते हैं। झोउ क्योंग उन्हें उठने के लिए कहता है और मन ही मन स्वीकार करता है कि लड़ाई उतनी आसान नहीं थी जितनी दिखाई दी, क्योंकि दुश्मन ने बीच युद्ध में ही ब्रेक थ्रू कर लिया था। तभी सिस्टम उसे सूचित करता है कि मिशन पूरा हो गया है और इनाम में प्रोफाउंड स्काई शील्ड एरे तथा 20,000 विलेन पॉइंट्स मिलते हैं। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है कि उसने छिपा हुआ मिशन पूरा करके फॉलन एंजल का वध किया है, जिसके बदले उसे 50,000 अतिरिक्त विलेन पॉइंट्स मिलते हैं। झोउ क्योंग यह देखकर खुश हो जाता है। उसका दाहिना हाथ पूछता है कि अभी कौन सा खजाना मिला है। झोउ क्योंग बताता है कि यह एक नया डिफेंसिव माउंटेन एरे है जिसकी रक्षा इतनी मजबूत है कि मार्शल गॉड भी इसे आसानी से नहीं तोड़ सकता। यह सुनकर सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं। इसके बाद झोउ क्योंग सोचता है कि उसकी अंदरूनी चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं, इसलिए आगे की रणनीति सोच समझकर बनानी होगी। तभी उसका कमांडर सूचना देता है कि जिनशान मंदिर की गतिविधियां संदिग्ध हैं। झोउ क्योंग तुरंत वहां के एबॉट की जांच कराने का आदेश देता है। इसके बाद एक गुप्त बैठक में एक उच्च अधिकारी झोउ क्योंग का आदेश जासूसों तक पहुंचाता है। सभी जासूस उसी रात जिनशान मंदिर में घुसपैठ करने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ जिनशान मंदिर में एक युवा भिक्षु खुशी से रोते हुए बताता है कि उसका वरिष्ठ भाई कोमा से जाग गया है। वह एबॉट का धन्यवाद करता है। एबॉट उसे चेतावनी देता है कि डेमन कल्ट लीडर झोउ क्योंग अब शायद लेट स्टेज मार्शल एम्परर तक पहुंच चुका है और पहले से कहीं बड़ा खतरा बन गया है। इसके बाद वह अपने सभी प्रमुख लीडर्स को सभा में बुलाता है और पूछता है कि क्या वे अंतिम मिशन पूरा करने का साहस रखते हैं। सभी लीडर्स एक साथ उसके लिए जान देने की कसम खाते हैं। झोउ क्योंग व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक टॉर्टोइज हॉल को आदेश देता है कि एक ही दिन में जिनशान मंदिर पर कब्जा कर लिया जाए। सभी लीडर्स युद्ध की तैयारी में निकल पड़ते हैं। शुरुआत जिनशान मंदिर से होती है जहां मार्शल आर्टिस्ट मोहू वांग अपने प्रतिद्वंदी से द्वंद्व करने की तैयारी कर रहा होता है। तभी द जोंग गुआन और द झांग लाओ वहां पहुंचते हैं। द जोंग गुआन भिक्षुओं से पूछता है कि क्या वे धर्मी और डेमोनिक गुटों के बीच युद्ध भड़काना चाहते हैं। तभी लियान शेंग कहता है कि वह कल्ट लीडर के आदेश पर जिनशान मंदिर को नष्ट करने आया है और अपनी जीत के सबूत के रूप में मुख्य भिक्षु का सिर चाहता है। इसके बाद द झांग लाओ आगे बढ़कर बताता है कि पूरे अभियान की कमान द जोंग गुआन के हाथ में है। वह अपनी असली पहचान बाई हाउ तियान डेमन कल्ट के गार्जियन के रूप में बताता है और कहता है कि अब कोई उसे उसके पुराने नाम से नहीं पुकार पाएगा। इसके बाद दृश्य बादलों के बीच बने युद्ध क्षेत्र में पहुंचता है जहां लियान शेंग, बाई हाउ तियान और वू वू शेंग आमने सामने खड़े होते हैं। लियान शेंग और बाई हाउ तियान एक साथ हमला कर देते हैं। उनकी तलवारों की टक्कर से पूरे आसमान में जबरदस्त झटके फैल जाते हैं, लेकिन वू वू शेंग पूरी तरह शांत रहता है और अपनी रक्षात्मक शक्ति से उनके सभी हमलों को रोक देता है। इसके बाद वू वू शेंग एक विशाल सुनहरे ड्रैगन का प्रकट करता है जो आसमान में घूमते हुए दोनों विरोधियों पर हमला करता है। लियान शेंग और बाई हाउ तियान मिलकर उस ड्रैगन का सामना करते हैं। लड़ाई लगातार और भी भयानक होती जाती है। लियान शेंग घोषणा करता है कि आज वू वू शेंग का अंतिम दिन है और अपनी पूरी शक्ति अंतिम वार में लगा देता है। जवाब में वू वू शेंग अपने पीछे एक विशाल बुद्ध की दिव्य प्रतिमा प्रकट करता है। लियान शेंग और बाई हाउ तियान अपनी संयुक्त तकनीकों जियान जान यिन यांग और पोजांग शी का इस्तेमाल करके बुद्ध प्रतिमा पर अंतिम हमला करते हैं। दोनों शक्तियों की टक्कर से इतना बड़ा विस्फोट होता है कि नीचे मौजूद सभी भिक्षु भी उसकी लहर महसूस करते हैं। विस्फोट के बाद वू वू शेंग ध्यान मुद्रा में हवा में तैरता दिखाई देता है, जबकि उसकी तलवार जमीन में धंसी होती है। दूसरी तरफ लियान शेंग और बाई हाउ तियान गंभीर रूप से घायल और थके हुए नजर आते हैं। लियान शेंग पूछता है कि बाई हाउ तियान ने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। बाई हाउ तियान जवाब देता है कि लियान शेंग अभी युवा है और भविष्य में डेमन कल्ट का नेतृत्व उसी को करना है, इसलिए उसका बचना ज्यादा जरूरी था। वह अपनी चोटों की परवाह नहीं करता। तभी वू वू शेंग आसमान से नीचे गिर जाता है और नीचे मौजूद सभी भिक्षु यह देखकर स्तब्ध रह जाते हैं।
इसके बाद प्रमुख भिक्षु शेंग सेंगे बाकी शिष्यों को प्रेरित करता है कि वे अपने गुरु की मौत का बदला लेने के लिए डेमन कल्ट से लड़ें। सभी भिक्षु युद्ध में कूद पड़ते हैं और मंदिर परिसर में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। शेंग सेंगे कई दुश्मनों से बहादुरी से लड़ता है, लेकिन आखिरकार घायल हो जाता है। इसके बावजूद वह आत्मसमर्पण नहीं करता और कहता है कि डेमन कल्ट का अंत जरूर होगा। फिर वह अपनी बची हुई शक्ति से एक विशाल विस्फोट कर देता है। इसके बाद दृश्य एक शांत गांव में बदलता है, जहां लोग दूर स्थित जिनशान मंदिर की दिशा में लाल धुंध देखते हैं। एक बुजुर्ग कहता है कि हवा में खून और लोहे जैसी अजीब गंध आ रही है। फिर कहानी फूबो नाम के युवक पर आती है, जो अपनी उंगली में पहनी हरी अंगूठी को देख रहा होता है। अंगूठी से उसके वृद्ध गुरु की छवि निकलती है। गुरु बताते हैं कि जिनशान मंदिर वास्तव में एक महान स्वॉर्ड गॉड की समाधि पर बना है और वहाँ उसकी विरासत छिपी हुई है। फूबो पूछता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच वह वहाँ कैसे पहुँचेगा। गुरु उसे सलाह देते हैं कि अभी मंदिर में चल रही अफरा तफरी उसके लिए सबसे अच्छा मौका है। तभी फूबो को खून की गंध महसूस होती है और वह युद्ध स्थल की तरफ बढ़ता है। मंदिर पहुंचकर फूबो चारों तरफ बिखरी लाशें देखता है। वह कई बड़े विशेषज्ञों, जिनमें वांग शू, वुफा शेंग सेंगे और वुकोंग शेंग सेंगे भी शामिल होते हैं, के शव पहचान लेता है। वह समझ जाता है कि डेमन कल्ट ने जिनशान मंदिर के पूरे नेतृत्व का सफाया कर दिया है। फूबो सोचता है कि क्या डेमन कल्ट को धर्मी गुटों के बदले का डर नहीं है। फिर वह अपने गुरु से विरासत का सही स्थान पूछता है। गुरु उसे हाथ में पकड़ी हुई मणि तोड़ने के लिए कहते हैं, जिससे स्वॉर्ड गॉड की समाधि का प्रवेश द्वार खुल जाएगा। फूबो थोड़ी देर सोचने के बाद ऐसा करने का फैसला करता है। उधर सिस्टम जो कियों को जिनशान मंदिर नष्ट करने की सफलता पर बधाई देता है। डेमन कल्ट मुख्यालय में एक अधीनस्थ युद्ध की रिपोर्ट देता है। वह बताता है कि बाई हाउ तियान वू शेंग के अंतिम हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया है और धर्मी गुट के बचे हुए लोग शुआनकोंग पैविलियन की ओर भाग गए हैं। जो कियोंग बाकी बड़े संप्रदायों की स्थिति पूछता है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि वानजियान सेक्ट और शुआनकोंग पैविलियन गुस्से में अपनी सेनाएं तैयार कर रहे हैं, जबकि फूजोंग सेक्ट अभी तटस्थ है और हुआंगशा सेक्ट को अभी खबर भी नहीं मिली। जो कियोंग तुरंत अगला हमला शुआनकोंग पैविलियन पर करने का आदेश देता है। शुआनकोंग पैविलियन में नेता जिनशान मंदिर के विनाश पर चर्चा कर रहे होते हैं। कुछ लोग वानजियान सेक्ट और दूसरे गुटों से मदद मांगने की सलाह देते हैं, लेकिन बुजुर्ग चोंगशू कहते हैं कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। तभी एक शिष्य दौड़कर आता है और बताता है कि डेमन कल्ट ने पूरे पैविलियन को चारों तरफ से घेर लिया है। बाहर बाई हाउ तियान पैविलियन के नेता किंग पिंग लाओ दाओ का मजाक उड़ाता है और कहता है कि जिनशान मंदिर के बाद अब उनकी बारी है। किंग पिंग लाओ दाओ भी उसे जवाब देता है और पूछता है कि जो कियोंग खुद क्यों नहीं आया। तभी डेमन कल्ट का एक सदस्य उसे कल्ट लीडर का नाम लेने पर डांटता है। दूसरी तरफ लियान शेंग भी युद्ध में उतरने की तैयारी कर लेता है। किंग पिंग लाओ दाओ और बाई हाउ तियान के बीच जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो जाती है, जबकि डेमन कल्ट की सेना पूरे पैविलियन पर हमला बोल देती है। लड़ाई के दौरान किंग पिंग लाओ दाओ को पता चलता है कि बाई हाउ तियान अब मार्शल एम्परर रियलम में पहुंच चुका है। बाई हाउ तियान स्वीकार करता है कि उसी और लियान शेंग ने मिलकर वू शेंग को मारा था और घायल किंग पिंग लाओ दाओ का मजाक उड़ाता है। हालांकि किंग पिंग लाओ दाओ पीछे हटने से इनकार करता है। जब वह अपने शिष्यों को हारते हुए देखता है तो उनकी रक्षा के लिए आत्मविनाश तकनीक इस्तेमाल करने की तैयारी करता है, लेकिन उसी समय शीमेन तियान वानजियान सेक्ट से पहुंचकर अपनी विशाल तलवार आभा से डेमन कल्ट के हमले को रोक देता है। किंग पिंग लाओ दाओ राहत की सांस लेता है। शीमेन तियान डेमन कल्ट को चुनौती देता है और युद्ध पहले से भी ज्यादा भयंकर हो जाता है। उसकी तलवारबाजी से डेमन कल्ट की सेना को भारी नुकसान होने लगता है। तभी झो कियोंग, जो अब झो वूदी के नाम से जाना जाता है, युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। उसके आते ही पूरा माहौल बदल जाता है। वह शीमेन तियान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब शुआनकोंग पैविलियन का अंत निश्चित है। झो वूदी अपनी पूरी शक्ति छोड़ देता है। उसकी विशाल ऊर्जा लहर सभी रक्षकों को पीछे धकेल देती है। शीमेन तियान भी उसका सामना नहीं कर पाता। उसी समय सिस्टम उसे टाइटल मिशन पूरा होने की बधाई देता है और उसकी साधना और बढ़ जाती है। वह आधिकारिक रूप से झो वूदी नाम अपना लेता है, जो उसकी पूर्ण प्रभुता का प्रतीक बन जाता है। इसके बाद झो वूदी लियान शेंग को बाकी दुश्मनों का सफाया करने का आदेश देकर वहां से चला जाता है। युद्ध खत्म होने के बाद शुआनकोंग पैविलियन पूरी तरह खंडहर बन चुका होता है। लियान शेंग सोचता है कि सिस्टम के इनाम की वजह से ही वह अपनी चोटों से उबर पाया। तभी मोहू वांग आकर बताता है कि बाई हाउ तियान गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश है। लियान शेंग उसे तुरंत अंदर ले जाने का आदेश देता है और सिस्टम से इलाज का तरीका पूछता है। सिस्टम बताता है कि उसे बचाने के लिए निर्वाण पिल चाहिए, जिसकी कीमत 50 लाख विलेन पॉइंट्स है। लियान शेंग के पास इतने पॉइंट्स नहीं होते, इसलिए वह दूसरा उपाय पूछता है। सिस्टम उसे 50,000 पॉइंट्स वाली लेसर निर्वाण पिल देता है, जिसकी सफलता की संभावना कम होती है।
लियांशेंग बिना देर किए वही दवा खरीदकर बाई हाओ तियान को खिला देता है और उसे आराम के लिए पीछे भेज देता है। इसके बाद सिस्टम घोषणा करता है कि जिनशान मंदिर और शुआनकोंग पैविलियन दोनों को नष्ट करने का मिशन पूरा हो गया है। सभी इनाम डेमन कल्ट के सदस्यों में बांट दिए जाते हैं। पूरी डेमन कल्ट अपनी जीत का जश्न मनाती है और अपने कल्ट लीडर की जय जयकार करती है। दूसरी तरफ जिउ चौ नाम का रहस्यमयी व्यक्ति अपने नष्ट हुए संप्रदाय का बदला लेने की कसम खाता है और कहता है कि जब तक डेमन कल्ट खत्म नहीं होगा वह चैन से नहीं बैठेगा। दूसरी ओर बाकी धर्मी संप्रदायों के नेता भी डेमन कल्ट की बढ़ती ताकत देखकर एक गठबंधन बनाने पर विचार करते हैं, क्योंकि वे समझ चुके होते हैं कि झो वू दी को अकेले हराना असंभव है। शाही महल में सम्राट भी पूरे संघर्ष की खबर सुनता है, लेकिन तुरंत हस्तक्षेप करने के बजाय इंतजार करने का फैसला करता है ताकि सभी संप्रदाय पहले एक दूसरे को कमजोर कर दें। ये शुआन एक अंधेरे लेकिन शानदार महल के विशाल हॉल में अपने ड्रैगन नक्काशी वाले सिंहासन पर बैठा होता है। तभी उसके सामने एक होलोग्राम सिस्टम पैनल खुलता है जिसमें उसके स्टेट्स और कल्टीवेशन लेवल दिखाई देते हैं। उसी समय सिस्टम उसे एक नया मेन क्वेस्ट देता है। अगले 3 सालों के अंदर पूरे कैंगवू कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना होगा। इस मिशन के पूरा होने पर उसे कल्टीवेशन के 3 लेवल की बढ़ोतरी और 10 लाख विलेन पॉइंट्स मिलेंगे। ये शुआन बिना देर किए क्वेस्ट स्वीकार कर लेता है। तभी महल के विशाल दरवाजे खुलते हैं और सेवक ऐलान करते हैं कि दरबार की बैठक शुरू होने वाली है। ये शुआन अपने सिंहासन से उठकर सभा की ओर बढ़ता है। इसी दौरान शेर की खाल पहने ताकतवर डेमन टाइगर किंग गर्व से नकाबपोश जनरल लियन शेंग से कहता है कि जिनशान टेम्पल और शुआनकोंग हॉल को नष्ट करने के बाद अब किसी में भी डेमन कल्ट को चुनौती देने की हिम्मत नहीं बची है। लियन शेंग मन ही मन सोचता है कि सभी जरूरत से ज्यादा घमंडी हो चुके हैं। सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर ये शुआन अपने अधीनस्थों से पूछता है कि क्या वे सच में खुद को अजेय समझने लगे हैं। उसकी बात सुनते ही डेमन टाइगर किंग, लियन शेंग और बाकी सभी लोग तुरंत झुक जाते हैं और कहते हैं कि उनमें ऐसी हिम्मत नहीं है। इसके बाद ये शुआन उन्हें ऊंचे कल्टीवेशन रियल्म के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या वे मार्शल गॉड रियल्म और प्रोफाउंड रियल्म के बारे में जानते हैं। यह सुनकर डेमन टाइगर किंग हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या सच में मार्शल गॉड से भी ऊपर कोई रियल्म होता है। ये शुआन इसकी पुष्टि करता है और अपने मुख्य शिष्यों, जिनमें एक मोटा एल्डर, एक सीनियर डिसाइपल और एक महिला कल्टीवेटर शामिल हैं, उन्हें डांटते हुए कहता है कि वे अभी तक मार्शल एम्परर भी नहीं बने हैं और फिर भी घमंड कर रहे हैं। इसके बाद ये शुआन आसमान की ओर देखते हुए बताता है कि कैंगवू कॉन्टिनेंट के बाहर भी कई शक्तिशाली महाद्वीप हैं जहां महान योद्धा आम बात हैं और वहां एक मार्शल गॉड भी सिर्फ एक साधारण लड़ाका माना जाता है। यह सुनकर एक शिष्य अपनी मुट्ठी कस लेता है और महसूस करता है कि उनकी मौजूदा ताकत तो अपर रियल्म के लोगों के जूते उठाने लायक भी नहीं है। ये शुआन अपने लोगों का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि डेमन कल्ट के श्रेष्ठ योद्धा एक दिन अपर रियल्म पर भी अपना राज कायम करेंगे। फिर वह सबकी ओर देखकर पूछता है कि क्या उनमें उसके साथ वहां विजय हासिल करने की हिम्मत है। उसकी बात सुनकर डेमन टाइगर किंग आगे बढ़ता है, अपनी छाती ठोककर जीवन भर उसके साथ रहने और पूरी वफादारी निभाने की कसम खाता है। इसके बाद किंगलोंग हॉल के मास्टर ली चांगशेंग आगे आकर सलाम करते हुए अपनी वफादारी जताते हैं। फिर सफेद बालों वाले ग्रेट एल्डर बाई हाउतियन भी वही शपथ दोहराते हैं। आखिर में पूरी सभा घुटनों के बल बैठ जाती है और मौत तक ये शुआन का साथ देने का नारा लगाती है। महल के बाहर पहाड़ी किले के सामने हजारों काले कवच पहने सैनिक बड़ी बड़ी पंक्तियों में खड़े होते हैं। वे एक साथ अपनी मुट्ठियां आगे बढ़ाकर झुकते हैं और मौत तक वफादार रहने का नारा लगाते हैं। उनकी गूंज पूरी घाटी में फैल जाती है और आसपास बैठे काले पक्षी उड़ जाते हैं। इसके बाद ये शुआन फिर से महल के भीतर 2 सुनहरे ड्रैगन की मूर्तियों पर हाथ रखकर घोषणा करता है कि अपर रियल्म जाने से पहले वे पूरे कैंगवू कॉन्टिनेंट को पूरी तरह अपने अधीन कर देंगे। वह चारों मुख्य हॉल के नेताओं को बुलाता है और सभी तुरंत एक घुटने पर बैठकर आदेश का इंतजार करने लगते हैं। ये शुआन उन्हें पूरे महाद्वीप पर पूर्ण आक्रमण शुरू करने का आदेश देता है। वह सख्त लहजे में कहता है कि जो भी झुकने से इनकार करे, विरोध करे या उनके खिलाफ खड़ा हो, उसे तुरंत खत्म कर दिया जाए। अगले 3 सालों के भीतर पूरे महाद्वीप में सिर्फ डेमन कल्ट की ही आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। इसके बाद वह 12 डेमन किंग्स और ग्रेट गार्डियंस को बुलाता है। खरगोश और बैल के मुखौटे पहने योद्धा, सांप जैसे दिखने वाले शक्तिशाली लोग और भारी कवच वाले जनरल सहित कई ताकतवर नेता आगे आते हैं और आदेश लेने के लिए झुक जाते हैं। ये शुआन उन्हें बिना किसी गलती के आक्रमण में सहयोग करने का आदेश देता है। फिर वह अपनी नजरें नकाबपोश जनरल लियन शेंग पर डालता है और पूरे सैन्य अभियान की जिम्मेदारी उसी को सौंप देता है।
लियन शेंग गहराई से झुककर यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। इसके बाद कहानी एक हल्की रोशनी वाले सराय में पहुंचती है, जहां किंगलियन स्वॉर्ड सेक्ट के सफेद वस्त्र पहने कुछ तलवारबाज तेल के दीपक के आसपास बैठे होते हैं। एक घबराया हुआ युवा तलवारबाज अपने सीनियर ब्रदर बाई से कहता है कि उन्हें तुरंत ग्रेट हुआंग डायनेस्टी छोड़कर भाग जाना चाहिए, क्योंकि यह इलाका डेमन कल्ट के हमलों से तबाह हो चुका है। तभी एक और छोटा शिष्य घबराकर कहता है कि अगर उनके पास भागने की कोई जगह नहीं है तो बेहतर होगा कि वे डेमन कल्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दें। उसकी बात सुनकर एक गुस्सैल साथी अपनी चॉपस्टिक जोर से पटक देता है और उसे डांटते हुए कहता है कि वह उस क्रूर डेमन कल्ट के सामने झुकना चाहता है जिसने उनके पूरे सेक्ट का नरसंहार कर दिया। आखिर में सीनियर ब्रदर बाई शांत स्वर में बताता है कि उसने ग्रेट यू डायनेस्टी भागने का फैसला किया है, क्योंकि वहीं की सेनाएं अभी भी डेमन कल्ट के बढ़ते हमलों को रोकने में सफल हो रही हैं। इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, काले चमड़े के कवच पहने हथियारबंद सैनिक उनकी मेज को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सभी तलवारबाज तुरंत अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। सीनियर ब्रदर बाई आगे बढ़कर ऑफिसर वांग से पूछता है कि उन्होंने कौन सा कानून तोड़ा है, लेकिन ऑफिसर वांग ताना मारते हुए कहता है कि कानून टूटा है या नहीं, इसका फैसला वे नहीं करेंगे। ऑफिसर वांग अपने आदमियों को हमला करने का आदेश देता है और कहता है कि जो भी विरोध करेगा उसे वहीं मार दिया जाएगा। सराय के तंग रास्तों में भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। सफेद कपड़े पहने तलवारबाज पूरी ताकत से मुकाबला करते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वे धीरे धीरे हारने लगते हैं और एक एक करके लकड़ी के फर्श पर गिराकर मार दिए जाते हैं। मरने से पहले एक घायल किंगलियन सेक्ट का शिष्य सैनिकों पर थूकते हुए उन्हें डेमन कल्ट का गुलाम कहता है, लेकिन अगले ही पल दुश्मन की तलवार उसकी जान ले लेती है। इसके बाद कहानी एक शांत और आलीशान कमरे में पहुंचती है, जहां डेमन कल्ट का नेता मास्टर चेन आराम से स्प्रिंग टी पी रहा होता है। ऑफिसर वांग कमरे में आकर घुटनों के बल बैठता है और अपना पूरा नाम वांग यिशिन बताते हुए रिपोर्ट देता है कि उसने किंगलियन स्वॉर्ड सेक्ट के बचे हुए सभी लोगों को पकड़ लिया है और उन्हें तोहफे के रूप में लेकर आया है। मास्टर चेन मुस्कुराकर उसकी तारीफ करता है और कैदियों को स्वीकार कर लेता है। फिर मास्टर चेन पूछता है कि क्या और कोई बात है। वांग यिशिन झिझकते हुए भविष्य में प्रमोशन की गुजारिश करता है। मास्टर चेन उसे भरोसा दिलाता है कि उसके सभी काम दर्ज किए गए हैं और अगली सरकारी समीक्षा में उसे इंसेंस मास्टर का पद जरूर मिलेगा। यह सुनकर वांग यिशिन खुशी से बार बार झुककर उसका धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मास्टर चेन मुस्कुराते हुए सोचता है कि ऐसे स्थानीय गद्दार उसके अपने छोटे शिष्यों से भी ज्यादा काम के हैं। वह मानता है कि आज उनका इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ उनके कल्ट लीडर की अपार शक्ति की वजह से है। इसके बाद वह अपने पीक मार्शल किंग स्तर को पार करने के लिए साधना शुरू करने का फैसला करता है। अचानक उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वह तुरंत उठकर अपने गार्ड्स को सतर्क करता है। अंधेरे से दो एलीट गार्ड सामने आते हैं। मास्टर चेन उन्हें बताता है कि वह एकांत साधना में जा रहा है और सख्त आदेश देता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उसकी साधना में बाधा न डाले। इसके बाद कहानी फिर से डेमन कल्ट के सिंहासन कक्ष में पहुंचती है, जहां ये शुआन अपने सिस्टम से लेसर 10,000 डेमन पूल के बारे में पूछता है। सिस्टम बताता है कि यह मार्शल गॉड स्तर से नीचे के सभी लोगों के लिए सबसे बेहतरीन प्रशिक्षण स्थल है और उसे अपने इनाम का आनंद लेने के लिए कहता है। ये शुआन उस रहस्यमयी ऊर्जा से भरे पूल में उतर जाता है। बैंगनी ऊर्जा उसके शरीर में समाने लगती है। वह महसूस करता है कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बेहद घनी है, जिससे उसकी साधना सामान्य से कई गुना तेज हो जाती है और उसका शरीर भी मजबूत होने लगता है। उसी समय शाही खुफिया अधिकारी तियानसान आकर झुकता है। ये शुआन उससे अपने लक्ष्य झाओ ली की जानकारी मांगता है। तियानसान बताता है कि झाओ ली को आखिरी बार जिनशान टेम्पल में देखा गया था, उसके बाद वह पूरे महाद्वीप से गायब हो गया। ये शुआन मुस्कुराकर कहता है कि नायक उसके जाल से निकलने में कामयाब हो गया। फिर वह लियन शेंग के युद्ध अभियान की जानकारी मांगता है। तियानसान बताता है कि उनकी सेना ने लगभग पूरे महाद्वीप पर कब्जा कर लिया है। ग्रेट हुआंग और ग्रेट चियान राजवंश गिर चुके हैं और अब सिर्फ ग्रेट यू राजवंश तथा हुआशा किला ही मुकाबला कर रहे हैं। यह सुनकर यह शुआन संतुष्ट होता है और तियानसान को आदेश देता है कि लियन शेंग जल्दबाजी न करे। साथ ही सभी ग्रेट गार्डियंस और डेमन किंग्स को मोर्चे पर इकट्ठा होने का आदेश देता है। इसके बाद वह सिस्टम से टाइम आइसोलेशन चैम्बर सक्रिय करने को कहता है, ताकि वह लंबे समय तक एकांत साधना कर सके। इसके बाद कहानी ग्रेट यू राजवंश की युद्ध भूमि पर पहुंचती है। शाम के समय लियन शेंग एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर अपने शिविर को देखता है और कहता है कि अब मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ कुछ मजबूत किलों को गिराना बाकी है। डेमन टाइगर किंग सुझाव देता है कि सीधे हमला करके दुश्मन को कुचल दिया जाए। लियन शेंग कहता है कि सीधा हमला सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका है। फिर वह सभी सेनापतियों को अगले दिन सुबह शाही महल पर पूर्ण आक्रमण करने का आदेश देता है। तभी एक बुजुर्ग याद दिलाता है कि कल्ट लीडर ने पूरे महाद्वीप को जीतने के लिए सिर्फ 1 साल की समय सीमा दी है।
डेमन टाइगर किंग शिकायत करता है कि वे तो 6 महीने में ही सब खत्म कर सकते थे। लियन शेंग उसे चुप कराते हुए कहता है कि कल्ट लीडर के पास दिव्य दूरदृष्टि है और उनके हर आदेश का ठीक उसी तरह पालन करना होगा। इस दौरान साधारण सैनिक आपस में फुसफुसाते हैं कि उनका ग्रेट गार्डियन पिछले 2 सालों से एकांत साधना में है। इसके बाद एक अंधेरी गुफा दिखाई जाती है जहां नीली बिजली लगातार चमक रही है। वहां एक बुजुर्ग संरक्षक कठिन आध्यात्मिक सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। वह दर्द से जूझते हुए खुद से कहता है कि वह यहाँ नाकाम नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अभी भी अपने सर्वोच्च कल्ट लीडर की सेवा करनी है। नीली बिजली उसके शरीर पर दौड़ने लगती है और उसकी शक्ति धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। उसके घाव तेजी से भर जाते हैं और उसकी ताकत वापस लौट आती है। वह पूरी शक्ति लगाकर अपनी आखिरी रुकावट तोड़ने की कोशिश करता है। अचानक पूरी गुफा में नीली ऊर्जा का विस्फोट होता है। वह आंखें खोलकर खुशी से चिल्लाता है कि उसका परिवर्तन सफल हो गया है। उसका मुख्य अवतार पूरी तरह बहाल हो जाता है और वह मार्शल एम्परर रियलम के शुरुआती स्तर में प्रवेश कर जाता है। लेकिन वह यही नहीं रुकता। वह और ज्यादा ऊर्जा इकट्ठा करता है और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाता है। कुछ ही देर में उसकी शक्ति मार्शल एम्परर रियलम के मध्य स्तर तक पहुंच जाती है। उसकी ताकत लगातार बढ़ती रहती है। वह पागलों की तरह हंसता है क्योंकि उसकी ऊर्जा सामान्य सीमाओं से आगे निकल जाती है और वह मार्शल एम्परर रियलम के उन्नत स्तर तक पहुंच जाता है, फिर तेजी से शिखर स्तर के करीब पहुंचने लगता है। आखिरकार एक जबरदस्त विस्फोट के साथ वह पूरी तरह मार्शल एम्परर रियलम के पीक स्तर तक पहुंच जाता है। उसके चारों ओर काली बिजली की भयानक आभा फैल जाती है और वह पूरे महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल हो जाता है। कुछ देर बाद बिजली शांत हो जाती है। वह धीरे धीरे जमीन पर उतरता है और अपनी नई दिव्य शक्ति की प्रशंसा करता है। इसके बाद युद्ध से तबाह शाही महल दिखाई देता है जहां ग्रेट यू राजवंश का सम्राट किंग यू खून से लथपथ घुटनों के बल बैठा होता है। लियन शेंग उसकी बहादुरी की तारीफ करता है और आखिरी बार उसे आत्मसमर्पण करके डेमन कल्ट में शामिल होने का मौका देता है। किंग यू गुस्से में इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वह डेमन कल्ट को लाखों निर्दोष लोगों की हत्या के लिए कोसता है और कहता है कि वह ऐसे अत्याचारी की सेवा करने से बेहतर मरना पसंद करेगा। यह सुनकर डेमन टाइगर किंग आगे बढ़ता है और लियन शेंग से उसे मारने की अनुमति मांगता है, लेकिन किंग यू गर्व से कहता है कि वह कभी भी डेमन जल्लादों के हाथों अपमानित नहीं होगा। अपने पूर्वजों से माफी मांगते हुए किंग यू अपनी बची हुई शक्ति से आत्महत्या कर लेता है। अपने राजा की मौत देखकर उसके वफादार मंत्री और अधिकारी फूट फूट कर रोने लगते हैं। लियन शेंग शांत स्वर में कहता है कि किंग यू सचमुच सम्मान के योग्य शासक था जिसने अपने लोगों में इतनी गहरी निष्ठा पैदा की। फिर वह आदेश देता है कि राजा का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। डेमन टाइगर किंग सिर झुकाकर आदेश स्वीकार कर लेता है। इसके बाद कहानी फिर से डेमन कल्ट की राजधानी में पहुंचती है। ये श्वान अपने सिंहासन पर बैठकर मास्टर ली, मास्टर वांग, डेमन माउस किंग, डेमन टाइगर किंग और डेमन मंकी किंग सहित अपने प्रमुख सेनापतियों को हुआशा किले में शांति प्रस्ताव लेकर जाने का आदेश देता है। वह कहता है कि अगर किला हर साल कर देने और उसके अधीन होने के लिए तैयार हो जाए तो उन्हें जीवित रहने दिया जाएगा, लेकिन अगर वे मना करें तो उन्हें पूरी तरह मिटा दिया जाए। सभी सेनापति झुककर आदेश स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद ये शुआन बाकी एल्डर्स से कहता है कि वे उसके साथ चलें क्योंकि हुआशा किले का मामला वह खुद संभालेगा। ग्रेट एल्डर बाय हाउतियन झुककर उसकी जान बचाने और साधना में मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद करता है। ये शुआन उसे उठने के लिए कहता है। बाय हाउतियन मन ही मन महसूस करता है कि कल्ट लीडर की असली शक्ति अब उसकी समझ से भी परे हो चुकी है। ये शुआन उससे अपर रियल्म की ताज़ा जानकारी पूछता है। बाय हाउतियन कहता है कि उसने सिर्फ डेमन टाइगर किंग से कुछ अफवाहें सुनी हैं। ये शुआन विश्वास से कहता है कि चाहे आगे कितने भी खतरे हों, डेमन कल्ट आखिरकार अपर रियल्म की चोटी पर राज करेगा। फिर वह बाय हाउतियन को बताता है कि अब जबकि लेसर 10,000 डेमन पूल मिल चुका है, उसे अपर रियल्म जाने से पहले वहीं अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। दोनों डेमन पूल पहुंचते हैं जहां पूल के रक्षक उनका सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं। वे बताते हैं कि एक समय में सिर्फ 2 लोग ही इस पूल में साधना कर सकते हैं। उसी समय डेमन मंकी किंग पानी से बाहर निकलता है और बाय हाउतियन को उसकी सफलता पर बधाई देता है। वह कहता है कि इस पूल की शक्ति सचमुच अद्भुत है। बाय हाउतियन पूल में उतर ही रहा होता है कि अचानक पूरे आंगन में एक बेहद शक्तिशाली आभा फैल जाती है। सभी ऊपर देखते हैं और एक रहस्यमयी नकाबपोश व्यक्ति को उतरते हुए देखते हैं जिसकी मार्शल एम्परर स्तर की भयावह शक्ति चारों ओर फैल रही होती है। डेमन मंकी किंग धीरे से कहता है कि यह जरूर श्वानबू डिवीजन का रहस्यमयी नेता होगा जो हमेशा नकाब पहनता है और सीधे कल्ट लीडर को रिपोर्ट करता है।
उसी समय सिस्टम की सूचना आती है कि पूरे महाद्वीप को एकजुट करने का मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इनाम के रूप में ये शुआन की शक्ति सीधे प्रोफाउंड रियल्म की 5वीं परत से बढ़कर 7वीं परत तक पहुंच जाती है। इसके बाद शाही महल में लियन शेंग घुटनों के बल बैठकर रिपोर्ट देता है कि ग्रेट यू, ग्रेट हुआंग, ग्रेट चियान और हुआशा किला सभी पूरी तरह आत्मसमर्पण कर चुके हैं और हर साल कर देने के लिए तैयार हैं। ये शुआन उसकी प्रशंसा करता है और लियन शेंग सहित सभी मुख्य सेनापतियों को 10,000 डेमन पूल में 1 से 3 महीने तक साधना करने का पुरस्कार देता है। सभी सेनापति उसका धन्यवाद करते हैं। इसके बाद ये शुआन पूरी सेना की वर्तमान ताकत की रिपोर्ट मांगता है। लियन शेंग बताता है कि उनकी गुप्त टुकड़ियों को छोड़कर डेमन कल्ट के पास प्रोफाउंड रियलम की तीसरी परत के 2 मास्टर, दूसरी परत के 4 मास्टर, पहली परत के 20 मास्टर, 300 से अधिक मार्शल गॉड और 2000 से अधिक मार्शल एम्परर मौजूद हैं। यह सुनकर यह शुआन कहता है कि आने वाली चुनौतियों के लिए यह ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है। वह लियन शेंग को एक आखिरी साल देता है और घोषणा करता है कि ठीक 1 साल बाद वह पूरे डेमन कल्ट का नेतृत्व करते हुए शून्य को तोड़कर आधिकारिक रूप से अपर रियल्म पर विजय पाने के लिए प्रस्थान करेगा। इसके बाद कहानी एक भीड़भाड़ वाली सराय में पहुंचती है। एक घमंडी गुंडा मेज पर हाथ मारकर गरीब यात्रियों को वहां से भाग जाने का आदेश देता है। डरे हुए यात्री तुरंत अपना सामान लेकर भाग जाते हैं। यह देखकर पास बैठा एक युवक उनकी कायरता पर ताना मारता है, लेकिन उसका साथी तुरंत उसे चुप कराते हुए बताता है कि वह गुंडा अर्थ रैंकिंग का 3रे स्थान वाला मशहूर तलवारबाज डुआन सानपिंग है। यह नाम सुनते ही युवक डर जाता है। सराय के एक कोने में बैठी एक युवा महिला साधिका अपने बूढ़े गुरु से पूछती है कि क्या वे कभी अपने नष्ट हुए संप्रदाय का बदला ले पाएंगे। गुरु उसे धैर्य रखने और साधना पर ध्यान देने के लिए कहते हैं ताकि वे एक दिन मार्शल एम्परर रियल्म तक पहुंचकर अपर रियल्म में बदला ले सकें। इसी बीच डुआन सानपिंग सराय के मालिक पर और मांस लाने के लिए चिल्लाता है। तभी एक ताकतवर चोगा पहने योद्धा उसकी मेज तक आता है। डुआन सानपिंग तुरंत डरकर डेमन कल्ट के अधिकारी मास्टर चेन के पास भागता है और उससे उस अजनबी को सबक सिखाने की भीख मांगता है। मास्टर चेन घमंड से आगे बढ़ता है और चेतावनी देता है कि डेमन कल्ट का अपमान करने की सजा मौत है। तभी वह रहस्यमयी योद्धा अपने हाथ में मौजूद शाही पहचान चिन्ह दिखाकर पूछता है कि क्या मास्टर चेन इसे पहचानता है। जैसे ही मास्टर चेन की नज़र उस काले और सुनहरे पदक पर पड़ती है, उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ जाता है। वह तुरंत अपना हथियार गिरा देता है, पसीने से भीगकर झुक जाता है और कांपने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसके सामने खड़ा यह रहस्यमयी यात्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि डेमन टाइगर किंग के अधीन सीधे काम करने वाला एक उच्च पदस्थ निजी गार्डियन है, जो अपने माथे पर हाथ रखकर माफ़ी मांगते हुए अपना परिचय देता है। वह बताता है कि वह बायहू हॉल का एलिट शिष्य है और एक उपद्रवी व्यक्ति को डेमन कल्ट की शांति भंग करने के लिए फटकारता है। अधिकारी हुवेई उसकी बात ध्यान से सुनता है। चेनची सम्मानपूर्वक झुककर कहता है कि उसे जरूरी काम से जाना होगा और वहां से चला जाता है। इसके बाद एक सराय में एक बुजुर्ग व्यक्ति एक बलशाली योद्धा से पूछता है कि मार्शल गॉड रियल्म के ऊपर भी कोई स्तर होता है या नहीं। योद्धा चाय की चुस्की लेते हुए कहता है कि यह अब कोई रहस्य नहीं रहा, क्योंकि डेमन कल्ट जल्द ही पूरी दुनिया को इसके बारे में बताएगा। वह समझाता है कि अपर रियल्म में मार्शल गॉड नाम का कोई अलग रियल्म नहीं होता। वहाँ इसे प्रोफाउंड पैसेज रियल्म कहा जाता है, जिसमें कुल 10 स्तर हैं और मार्शल गॉड केवल पहले 4 स्तरों के बराबर होता है। जब बुजुर्ग डेमन कल्ट के लीडर की ताकत के बारे में पूछता है तो योद्धा विश्वास के साथ कहता है कि उनके नेता इस संसार में अजेय हैं। इसके बाद झो कियोंग एक अंधेरे और क्रिस्टल से जगमगाते हॉल में बैठा अपर रियल्म के बारे में सोच रहा होता है। वह अपना सिस्टम खोलता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके पास 8 लाख एंटागोनिस्ट पॉइंट्स मौजूद हैं। जो क्योंग सिस्टम से कोई अच्छा सुझाव मांगता है। सिस्टम उसे मिस्टिक फैंटेसी डेमन पिल दिखाता है, जिसकी कीमत 5 लाख एंटागोनिस्ट पॉइंट्स है और जो किसी की शक्ति को पूरे एक बड़े रियल्म तक बढ़ा सकती है। जो क्योंग उस दवा की जानकारी ध्यान से देखता है। इसके बाद वह प्रोफाउंड पैसेज रियल्म के ऊपर के स्तरों के बारे में पूछता है। सिस्टम उसे इटर्नल जायंट, ट्रू मार्शल और ग्रेट डालुओ रियल्म दिखाता है। जब वह पूछता है कि ग्रेट डालुओं के ऊपर भी कुछ है या नहीं, तो सिस्टम कहता है कि समय आने पर उसे खुद पता चल जाएगा। फिर जो क्योंग पूछता है कि क्या और भी कोई उपयोगी वस्तु है। तभी कहानी 4 साल आगे बढ़ जाती है। एक विशाल चौक में लगे बोर्ड पर घोषणा होती है कि अपर रियल्म का मार्ग खुलने वाला है और मार्शल एम्परर स्तर तक पहुंचे लोग वहां जा सकेंगे। एक विशाल यांत्रिक ड्रैगन उड़ता हुआ इनविंसिबल सिटी के ऊपर पहुंचता है।
उसकी पीठ पर बने महल की बालकनी में खड़े झो क्योंग हजारों काले वस्त्र पहने शिष्यों को देखते हुए लियन शेंग से पूछते हैं कि सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं या नहीं। लियन शेंग झुककर रिपोर्ट देता है कि आरोहण के लिए 2 लोग प्रोफाउंड पैसेज रियलम की 5वीं परत पर, 8 लोग चौथी परत पर, 500 लोग तीसरी परत से नीचे और 5000 लोग मार्शल एम्परर के शिखर स्तर पर तैयार हैं। झो क्योंग संख्या सुनकर संतुष्ट होता है, लेकिन सबको चेतावनी देता है कि अपर रियलम की यात्रा बेहद खतरनाक है। वह पूछता है कि क्या सभी लोग उसके साथ अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। पूरी भीड़ एक साथ घुटनों के बल बैठकर वफादारी की शपथ लेती है। इसके बाद वह ली चांगशेंग को आगे बुलाता है। ली चांगशेंग झुककर आदेश लेने आता है। झो क्योंग उसे आदेश देता है कि उनकी अनुपस्थिति में डेमन कल्ट की रक्षा करे। वह बताता है कि आरोहण के बाद यह मार्ग 3 साल तक बंद रहेगा और उसके बाद बाकी लोग भी ऊपर आ सकेंगे। ली चांगशेंग आदेश स्वीकार कर लेता है। इसके बाद दृश्य अपर रियल्म की बर्फीली पहाड़ियों पर पहुंचता है, जहां एक युवा तलवारबाज और उसकी साथी हुईजी एक विशाल टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म को देख रहे होते हैं। युवक कहता है कि आरोहण की पत्थर की शिला पूरे 1 साल से चमक रही है, लेकिन अभी तक कोई बाहर नहीं आया। हुईजी पूछती है कि आखिर बात क्या है। युवक बताता है कि यह शिला उसके निचले संसार से आने वाले लोगों का ट्रांसमिशन मार्ग है। उनके साथ मौजूद एक बुजुर्ग कहता है कि शायद कोई छिपा हुआ महान विशेषज्ञ आने वाला है और सलाह देता है कि उसके आने पर उससे जानकारी जरूर ली जाए। अचानक पत्थर की शिला से जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट होता है। धुएं के छंटते ही बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलते हैं। युवक हैरान रह जाता है क्योंकि वह उनमें से किसी को भी नहीं पहचानता। हुईजी आश्चर्य से पूछती है कि क्या सचमुच ये लोग उसी निचले संसार से आए हैं। युवक समझ नहीं पाता कि एक निचला संसार इतने सारे शिखर मार्शल एम्परर कैसे पैदा कर सकता है। तभी लान्यू वू नाम का अपर रियल्म का एक अधिकारी आगे बढ़कर पूछता है कि वे किस शक्ति से हैं और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में यहाँ क्यों आए हैं। तभी लियन शेंग धुएं से बाहर निकलकर उसके सामने आ जाता है। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हो जाते हैं। डेमन कल्ट के हजारों शिष्य अनुशासित सैन्य पंक्तियों में खड़े रहते हैं और सामने मौजूद शत्रु सेना से बिल्कुल भी नहीं डरते। लान्यू वू अपना विशाल हथियार निकालता है, जिससे ठंडी नीली ऊर्जा निकलने लगती है। उसके सैनिक भी पीछे खड़े होकर युद्ध की तैयारी कर लेते हैं। लियन शेंग पूरी शांति के साथ अपनी शक्ति प्रकट करता है। हजारों डेमन कल्ट साधकों की ऊर्जा पूरे बर्फीले मैदान को हिला देती है और वातावरण पर भारी दबाव छा जाता है। हुईजी हैरानी से पूछती है कि कोई नया आया व्यक्ति इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। युवक डरते हुए बताता है कि सामने खड़ा व्यक्ति डेमन कल्ट का ग्रैंड स्टूअर्ड लियन शेंग है। हुईजी पूछती है कि क्या वह उसे जानता है। युवक बताता है कि डेमन कल्ट इतना शक्तिशाली संगठन है कि उसके अपने पुराने संप्रदाय को भी खत्म होना पड़ा था। लान्यू वू हैरानी से चिल्लाता है कि लियन शेंग प्रोफाउंड पैसेज रियल्म की 5वीं परत पर पहुंच चुका है। वह पूछता है कि क्या उसके पीछे खड़े सभी लोग एक साथ ऊपर आए हैं। लियन शेंग शांत स्वर में कहता है कि अपर रियल्म की आध्यात्मिक ऊर्जा सचमुच निचले संसार से 10 गुना अधिक है। इसके बाद लियन शेंग अपना परिचय देता है और विनम्रता से कहता है कि उनकी महान यात्रा में कोई बाधा न डाले। लान्यू वू गुस्से में कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता वे कहाँ से आए हैं। वह घोषणा करता है कि लान्यू कबीले को चुनौती देने वालों की मौत निश्चित है। वह आखिरी चेतावनी देता है कि या तो वे आत्मसमर्पण करें या यहीं मारे जाएं। इतना कहकर वह अपने सैनिकों को हमला करने का संकेत देता है। लियन शेंग घोषणा करता है कि सामने खड़े लोग डेमन कल्ट की प्रगति रोकना चाहते हैं और सभी उच्च अधिकारियों को पूरी शक्ति से लड़ने का आदेश देता है। लान्यू वू अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक डेमोनिक टाइगर हेवन स्प्लिटिंग क्लॉ छोड़ता है। आसमान अंधेरा हो जाता है और उसके हथियार में विशाल ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है। दोनों सेनाएं भीषण युद्ध में भिड़ जाती हैं। बर्फीले मैदान पर ऊर्जा के विस्फोट, तलवारों की टक्कर और मार्शल तकनीकों की बारिश होने लगती है। धीरे धीरे डेमन कल्ट की विशाल संख्या और अनुशासन लान्यू कबीले की सेना पर भारी पड़ने लगता है। उनके शिष्य उन्नत तकनीकों से दुश्मनों की रक्षा पंक्ति तोड़ देते हैं। दूर खड़ा युवक यह देखकर डर जाता है कि लान्यू कबीले के सर्वोच्च एल्डर्स भी युद्ध में उतरने को मजबूर हो गए हैं। इसके बाद लान्यू कबीले का दूसरा सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ युद्ध में प्रवेश करता है, जिसकी शक्ति इटर्नल जायंट रियल्म के करीब पहुंच चुकी होती है। उसके आते ही पूरा मैदान कांप उठता है। फिर लान्यू कबीले का सबसे शक्तिशाली नेता लोंग चांग अपने पूर्वजों का सुरक्षात्मक ताबीज सक्रिय करता है। सुनहरी रोशनी पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल जाती है और डेमन कल्ट को दबाने की कोशिश करती है। युवक यह देखकर कहता है कि इतनी जबरदस्त ताकत और आत्मविश्वास के बिना कोई भी अपर रियल्म में इस तरह प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तभी आसमान से एक विशाल आवाज गूंजती है और झो क्योंग भव्य अंदाज में स्वर्ग से उतरता है।
झो कियोंग सभी को उठने का आदेश देता है और फिर ठंडी नज़रों से लॉन्ग चांग की ओर देखकर पूछता है कि डेमन कल्ट के लोगों पर हाथ उठाने की हिम्मत उसे किसने दी। झो कियोंग की भयानक शक्ति महसूस करते ही लॉन्ग चांग कांपने लगता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि निचले संसार से आया कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो सकता है। झो कियोंग कहता है कि अब किसी सफाई की ज़रूरत नहीं है। यह सब देखकर स्वॉर्ड सेक्ट का शिष्य शांगगुआन यून उसकी शक्ति से पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। शांगगुआन यून सम्मानपूर्वक झुककर झो कियोंग का अभिवादन करता है। दूसरी ओर लॉन्ग चांग समझ जाता है कि अब परिस्थितियां उसके खिलाफ हो चुकी हैं। लॉन्ग चांग अपनी स्थिति बचाने के लिए कहता है कि अगर झो कियोंग निचले संसार के रहस्य बता दे तो वह उनकी सुरक्षा की गारंटी देगा। झो कियोंग उसका मजाक उड़ाते हुए उसे मस्खरा कहता है। इसके बाद वह केवल हाथ हिलाकर एक भयानक हमला करता है जो सीधे लॉन्ग चांग की आंखों पर लगता है। लॉन्ग चांग दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर लान्यू कबीले के बाकी लोग डर से जड़ हो जाते हैं क्योंकि उनका सबसे शक्तिशाली योद्धा एक ही वार में हार चुका होता है। तभी लान्यू कबीले का मुखिया लान्यू कोंग जल्दी से वहां पहुंचता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वे सिर्फ ब्लैक इंपीरियल सिटी के नियमों के अनुसार इस स्थान की रक्षा कर रहे थे और यह सब एक गलतफहमी थी। वह झो कियोंग से नाराज न होने की विनती करता है और निचले संसार की स्थिति के बारे में पूछता है, लेकिन झो कियोंग कोई जानकारी देने से इनकार कर देता है। झो कियोंग मन ही मन समझ जाता है कि लान्यू कोंग केवल उसकी ताकत से डरकर सम्मान दिखा रहा है। वह सोचता है कि फिलहाल उसके संप्रदाय को अपर रियल्म में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए समय चाहिए। इसी दौरान ब्लैक इंपीरियल सिटी के व्यापारी संघ का प्रमुख चियान सिहाई उड़ते हुए रथ में वहां पहुंचता है। वह निचले संसार के रहस्यों में रुचि दिखाते हुए झो कियोंग को सुरक्षा और साझेदारी का प्रस्ताव देता है। झो कियोंग उसकी बातों पर ध्यान देने के बजाय चुपचाप अपना सिस्टम खोलता है और वहां से निकलने का उपाय ढूंढता है। वह सिस्टम स्टोर से 3 लाख एंटागोनिस्ट पॉइंट्स देकर ग्रैंड शिफ्ट तावीज खरीद लेता है। खरीदारी के बाद उसके पास 80,000 पॉइंट्स बच जाते हैं। इसके बाद वह सबको बताता है कि फिलहाल डेमन कल्ट किसी से टकराव नहीं चाहता। जब वे अपनी जगह बना लेंगे तब सभी से विस्तार से बात करेंगे। इतना कहकर वह तावीज सक्रिय कर देता है। अचानक तेज रोशनी पूरी डेमन कल्ट सेना को घेर लेती है और अगले ही पल पूरी सेना वहां से गायब हो जाती है। चियान सिहाई गुस्से में चिल्ला उठता है। वह खाली पड़े मैदान को देखकर समझ जाता है कि बहुत उच्च स्तर का स्पेशल टेलीपोर्टेशन तावीज इस्तेमाल किया गया है और तुरंत अपने लोगों को आदेश देता है कि पता लगाएं डेमन कल्ट आखिर कहां गया है। लान्यू कोंग ध्यान दिलाता है कि आरोहण की प्राचीन पत्थर की शिला पूरी तरह बुझ चुकी है, जिससे साफ है कि निचले संसार का रास्ता अब पूरी तरह बंद हो चुका है। आखिर में डेमन कल्ट की पूरी सेना एक वीरान और धुंध से ढकी पर्वत श्रृंखला में सुरक्षित पहुंच जाती है। झो कियोंग एक विशाल पत्थर की वेदी के सामने खड़ा होकर घोषणा करता है कि आज से यही पर्वत अपर रियल्म में डेमन कल्ट का अस्थायी मुख्यालय होगा। वह अपने चारों प्रमुख सेनापतियों बैंगनी रोशनी से जगमगाते डेमन कल्ट के महल में पहुंचती है, जहां 2 नकाबपोश अधीनस्थ झोहू के सिंहासन के सामने खड़े होते हैं। सुनहरे मुखौटे वाला अधीनस्थ ब्लैक किंग सिटी की विशाल सीमा और वहां के राजनीतिक हालात के बारे में जानकारी देता है। झोहू अपने ड्रैगन सिंहासन पर बैठे हुए ब्लैक किंग सिटी के शासक के बारे में पूछता है। अधीनस्थ बताता है कि वहां का शासक मुलाव है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक वृक्ष आत्मा है जिसने ट्रू मार्शल रियल्म प्राप्त कर लिया है। वह आगे बताता है कि मुलाव ब्लैक किंग सिटी का सबसे शक्तिशाली साधक है, लेकिन वह आमतौर पर शासन में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता और शहर की 8 बड़ी शक्तियों को मिलकर व्यवस्था संभालने देता है। इसके बाद अधीनस्थ महत्वपूर्ण खबर देता है कि 1 महीने बाद मुलाव अपना 3000वां जन्मदिन मनाएगा। उसी दिन सिटी लॉर्ड के महल में एक रहस्यमयी गुप्त लोक भी खोला जाएगा। यह सुनकर झो हू ध्यान से सोचने लगता है। तभी उसके सामने सिस्टम एक नया मिशन जारी करता है। मिशन यह है कि मुलाव के जन्मदिन समारोह में शामिल होना, गुप्त लोक में प्रवेश का अधिकार हासिल करना और अपनी साधना के 2 छोटे स्तर बढ़ाना। मिशन पूरा होने पर 2 लाख विलेन पॉइंट्स मिलेंगे। झो हू तुरंत मिशन स्वीकार कर लेता है। इसके बाद दृश्य एक शांत बगीचे में पहुंचता है, जहां सफेद बालों वाला मुलाव सब्जियां उगा रहा होता है। उसके साथ गुलाब जैसे लाल कपड़े पहने हुआ मेईगुई उत्साह से लॉन्ग चांग की हाल की हार के बारे में बात कर रही होती है। मुलाव मुस्कुराते हुए उससे पूछता है कि जब वह पहले से ही लॉन्ग चांग को पसंद नहीं करती तो उसके हारने पर परेशान क्यों है। हुआ मेईगुई शर्माते हुए कहती है कि वह सिर्फ जिज्ञासु है। फिर हुआ मेईगुई पूछती है कि क्या रहस्यमयी डेमन कल्ट मास्टर उसके जन्मदिन समारोह में आएगा। मुतिलाओ मजाक करते हुए कहता है कि उसकी छोटी बच्ची अब बड़ी हो गई है और किसी में दिलचस्पी लेने लगी है। शर्माकर हुआ मेईगुई इस बात से इनकार करती है और कहती है कि पूरे ब्लैक किंग सिटी के लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। फिर वह निचले संसार के रहस्यों के बारे में पूछती है। मुलाव उस विषय को टाल देता है और पूछता है कि उसकी साधना कैसी चल रही है। यह सुनकर हुआ मेईगुई झुंझलाकर चिल्लाती है और वहां से भाग जाती है।
इसके बाद जन्मदिन समारोह के विशाल द्वार पर उद्घोषक अलग अलग शक्तिशाली गुटों के आगमन की घोषणा करता है। रिवर गैंग, ब्लू फेदर ट्राइब, स्वॉर्ड सेक्ट और कई अन्य संगठन समारोह में पहुंचते हैं। महल के पहरेदार सभी मेहमानों के निमंत्रण पत्र जांचने के बाद ही उन्हें अंदर जाने देते हैं। तभी झोहू बिना निमंत्रण पत्र के वहां पहुंचता है। पहरेदार पूछते हैं कि वह कौन है, तो वह शांत स्वर में खुद को डेमन कल्ट मास्टर बताते हुए कहता है कि वह मुटोर लाओ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आया है। महल के अंदर पहले से बैठे लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि झोहू ने अपर रियल्म में आने के तुरंत बाद ही कॉनग्लिन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। सभी बड़े नेता उसकी अविश्वसनीय साधना गति पर हैरान होते हैं। कुछ लोग उसकी तुलना प्राचीन पवित्र भूमियों के राजकुमारों से करते हैं, जबकि कुछ को शक होता है कि वह किसी महान विशेषज्ञ का पुनर्जन्म हो सकता है। तभी झोहू भव्य अंदाज में हॉल में प्रवेश करता है। उसकी डरावनी आभा पूरे सभागार का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। सभी लोग फुसफुसाने लगते हैं और हैरान होते हैं कि वह अकेले इतने शक्तिशाली लोगों के बीच आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। झोहू सीधे मंच तक पहुंचकर मुलाओ को सम्मानपूर्वक जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। मुचिची लाओ मुस्कुराकर उसका स्वागत करता है और उसे सम्मानित अतिथि के रूप में बैठने का निमंत्रण देता है। तभी एक घमंडी नेता कहता है कि सभी मुख्य सीटें भर चुकी हैं और झोहू को पीछे जाकर बैठना चाहिए। झोहू उसकी बात अनसुनी करके सीधे एक आंख वाले कबीले की खाली सीट पर बैठ जाता है और ठंडे स्वर में पूछता है कि अगर किसी को आपत्ति है तो सामने आए। मुल्लाओ माहौल शांत करते हुए उसे वहीं बैठने की अनुमति दे देता है। इसके बाद समारोह संचालिका जन्मदिन के उपहार प्रस्तुत करने की घोषणा करती है। एक एक करके सभी बड़े संगठन अपने कीमती उपहार पेश करते हैं। कोई स्वर्ण अमृत देता है तो कोई दुर्लभ आध्यात्मिक क्रिस्टल भेंट करता है। तभी एक मेहमान झोहू का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वह खाली हाथ आया है और क्या यह सिटी लॉर्ड का अपमान नहीं है। झोहू अपनी विशेष दृष्टि से मुलाओ को देखता है और समझ जाता है कि उसका वास्तविक रूप एक दिव्य आड़ू का वृक्ष है जो शारीरिक सीमा के कारण अगले स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा। इसके बाद वह अपना सिस्टम खोलता है। वह सिस्टम से शियानलिंग मैरो नाम की दुर्लभ वस्तु खरीदता है जो वृक्ष आत्माओं को बड़ी सफलता दिला सकती है। फिर झोहू वह शीशीमो लाओ को उपहार में देता है। उसके भीतर की अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करते ही मुलाओ हैरानी से खड़ा हो जाता है और पूरा सभागार स्तब्ध रह जाता है। मुलाओ कृतज्ञता के साथ उपहार स्वीकार करता है। इसके बाद संचालिका घोषणा करती है कि अब युद्ध प्रतियोगिता शुरू होगी, जिसमें हर बड़ा संगठन 2 प्रतिभागी भेजेगा। विजेताओं को कोंगतोंग गुप्त लोक में प्रवेश मिलेगा। प्रतियोगिता शुरू होते ही अलग अलग संप्रदायों के युवा योद्धा शक्तिशाली तकनीकों और तत्वीय हमलों से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। मुकाबले लगातार तेज होते जाते हैं। तलवारें टकराती हैं, ऊर्जा विस्फोट होते हैं, तेज रफ्तार लड़ाइयाँ होती हैं। कोई हवा में उड़कर हमला करता है, कोई ढाल बनाता है तो कोई जादुई शक्ति का प्रयोग करता है। एक एक करके प्रतियोगी बाहर होते जाते हैं। अलग अलग मुकाबलों में सभी योद्धा पूरी ताकत से शीर्ष स्थान पाने की कोशिश करते हैं। आखिर एक महिला योद्धा जोरदार वार खाकर बाहर जा गिरती है। संचालिका घोषणा करती है कि प्रारंभिक मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और अब अंतिम दौर शुरू होगा। सभी फाइनलिस्ट अखाड़े के बीच पहुंचते हैं और निर्णायक मुकाबले की तैयारी करते हैं। जबरदस्त ऊर्जा हमलों की टक्कर से पूरा अखाड़ा धूल और झटकों से भर जाता है। बैंगनी और नीली ऊर्जा के विशाल विस्फोट कई योद्धाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। अंत में एक प्रतियोगी बुरी तरह पत्थर के फर्श पर गिरता है और खून उगलने लगता है। संचालिका बचे हुए प्रतिभागियों की स्थिति की जांच करती है। संचालिका आधिकारिक रूप से प्रतियोगिता समाप्त घोषित करती है और बताती है कि अब डेमन कल्ट भी बाकी बड़े संगठनों के साथ गुप्त लोक में प्रवेश करेगा। इसके बाद हुआ मेगुई जोहू के पास आकर मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या यह सच है कि वह निचले संसार से यहाँ तक पहुँचा है। वह उसकी ताकत को लेकर बेहद उत्सुक दिखाई देती है। वह लगातार उसके संप्रदाय और उसकी शक्ति के बारे में सवाल पूछती रहती है। जोहू परेशान होकर उसे ठंडी नज़रों से देखता है और कहता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो उसकी नज़रों से दूर हो जाए। इसके बाद मुलाओ सभी चुने गए लोगों को कोंगतोंग गुप्त लोक के प्रवेश द्वार तक ले जाता है। वह बताता है कि पहले प्रोफाउंड रियल्म के साधक प्रवेश करेंगे और 3 घंटे बाद ट्रू मार्शल रियल्म के लोग अंदर जाएंगे। उधर कुछ बड़े संगठन के नेता आपस में गुप्त योजना बनाते हैं कि गुप्त लोक के अंदर मिलकर जोहू पर हमला करेंगे। वे तय करते हैं कि जो भी जोहू को मारेगा
उसके अधिकतर खजाने उसी के होंगे। उन्हें पूरा विश्वास होता है कि वह गुप्त लोक से जीवित वापस नहीं आएगा। मुलाव सभी लोगों को चेतावनी देता है कि गुप्त लोक में प्राचीन और खतरनाक जीव रहते हैं। साथ ही 3 दिन बाद यह स्थान अपने आप बंद हो जाएगा, इसलिए सभी समय का ध्यान रखें। जो हू चमकते हुए भंवर में प्रवेश करता है। उसी समय सिस्टम मिशन पूरा होने की पुष्टि करता है और उसे इनाम दे देता है। गुप्त लोक के अंदर वह खुद को एक अंधेरी गुफा में पाता है। वह तुरंत एक शक्तिशाली औषधि खा लेता है, जिससे उसकी शक्ति अस्थायी रूप से ट्रू मार्शल रियल्म तक पहुंच जाती है। गुफा में आगे बढ़ते ही उसके सामने एक विशाल अग्निमय सिंह जैसा जादुई दैत्य आ जाता है और जोर से दहाड़ता है। झोहू बिल्कुल नहीं घबराता। वह अपनी काली ऊर्जा का उपयोग करके दैत्य की आग को आसानी से रोक देता है और तुरंत पलटवार करता है। आगे बढ़ते हुए झोहू एक रोशनी से भरे कक्ष में पहुंचता है, जहां हुआ मेगुई दुर्लभ आध्यात्मिक पौधों के पास खड़ी होती है। हुआ मेगुई पौधों को अपने हाथों से ढकते हुए घबराकर कहती है कि यह खजाना उसने पहले खोजा था। झोहू ठंडे स्वर में कहता है कि जिस चीज पर उसकी नजर पड़ जाती है वह उसी की हो जाती है। वह उसे चेतावनी देता है कि या तो खजाना सौंप दे या फिर यही मरने के लिए तैयार हो जाए। डरी हुई हुआ मेगुई बताती है कि वह सिटी लॉर्ड मू लाओ की पोती है, लेकिन झोहू उसकी चेतावनी को पूरी तरह अनदेखा कर देता है और अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए उस दुर्लभ चमकते हुए शियानशी पौधे को तोड़ लेता है। झो शियोंग अपने हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर लेकर जंगल में किसी से बात कर रहा होता है। बात खत्म होते ही वह उड़कर पहाड़ों की तरफ चला जाता है, जिसे देखकर लाल कपड़ों वाली लड़की गुस्से में पैर पटकने लगती है। उड़ते उड़ते झो शियोंग को अचानक एक रहस्यमयी शक्ति महसूस होती है, जो उसे किसी खास जगह की ओर खींच रही होती है। उसी समय एक युवा तलवारबाज हाथ में मशाल लेकर अंधेरी गुफा में प्रवेश करता है, जहाँ चारों तरफ हरे चमकते क्रिस्टल लगे होते हैं। तभी एक नीली आत्मा उसके सामने प्रकट होकर बताती है कि इस जगह से जुड़ी उसकी यादें अब धुंधली हो चुकी हैं। दूसरी तरफ झो शियोंग भी एक लाल रोशनी से चमकती गुफा में पहुंचकर दीवारों पर बने रहस्यमयी निशानों को ध्यान से देखने लगता है। आगे बढ़ते हुए युवा तलवारबाज एक गुप्त कक्ष में पहुंचता है, जहां एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी होती है। नीली आत्मा उसे मूर्ति का हाथ घुमाने के लिए कहती है। जैसे ही वह ऐसा करता है, पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता है। इधर झो शियोंग एक ऊंची चट्टान पर पहुंचकर काली ऊर्जा इकट्ठा करता है और बिना किसी डर के गहरी ज्वालामुखी जैसी खाई में छलांग लगा देता है। दूसरी तरफ युवा तलवारबाज एक शक्तिशाली कवचधारी योद्धा से मिलता है, जो सिंहासन पर बैठा होता है। वह उसकी पहचान और स्वॉर्ड गॉड से उसके संबंध के बारे में पूछता है। युवा तलवारबाज सम्मान के साथ जवाब देता है। यह सुनकर योद्धा हंस पड़ता है और बताता है कि वह पिछले 2000 सालों से बुराई को दबाने का काम कर रहा है। अब समय आ गया है कि वह अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक उसे सौंप दे। इतना कहकर योद्धा अपनी पूरी शक्ति छोड़ देता है और उसके चारों ओर भयानक दैत्तिक आभा फैल जाती है। उसी समय झो शियोंग एक दूसरी गुफा में पहुंचता है, जहां भारी जंजीरों से बंधा एक विशाल लाल दानव कैद होता है। दानव झो शियोंग को लालच देते हुए कहता है कि अगर वह उसे आज़ाद कर दे तो बदले में उसकी हर इच्छा पूरी करेगा और उसकी साधना तुरंत कई गुना बढ़ा देगा। झो शियोंग उससे पूछता है कि बदले में उसे क्या मिलेगा। तब दानव एक चमकता हुआ लाल मोती निकालकर दिखाता है और कहता है कि इससे साधना की गति 5 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन झो शियोंग पहले अपने सिस्टम गाइड से पूछता है कि क्या दानव उसकी देह पर कब्जा कर सकता है। गाइड साफ कहता है कि कोई भी उसकी देह पर अधिकार नहीं कर सकता, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर झो शियोंग दानव से पूछता है कि उसे क्या करना होगा। दानव बताता है कि बाईं तरफ तीसरी लोहे की जंजीर पर लगा ताबीज हटाना होगा। झो शियोंग पहले इनाम मांगता है, इसलिए दानव लाल मोती उसे दे देता है। मोती को देखते ही झो शियोंग समझ जाता है कि उसके अंदर भयानक हत्या की इच्छा और अनगिनत आत्माएं कैद हैं, जो किसी भी सामान्य इंसान को पागल बना सकती हैं। लेकिन झो शियोंग चालाकी दिखाते हुए दानव की शक्ति का स्रोत ही नष्ट कर देता है। यह देखकर दानव हैरान और गुस्से से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका मोती से संबंध टूट चुका होता है। इसके बावजूद वह झो शियोंग को ताबीज हटाने का आदेश देता है। झो शियोंग आखिरी मुहर भी तोड़ देता है, लेकिन अगले ही पल उसकी अपनी शक्ति उसी के खिलाफ हो जाती है और उसका शरीर धीरे धीरे बिखरने लगता है। जबकि झो शियोंग शांत खड़ा सब कुछ देखता रहता है। तभी सिस्टम की तरफ से सूचना आती है कि झो शियोंग ने असुर दानव को निगलकर एक छिपा हुआ मिशन पूरा कर लिया है और इनाम के रूप में उसे 2 लाख विलन पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरी तरफ युवा तलवारबाज अपनी तलवार से पत्थर की दीवार तोड़ देता है। नीली आत्मा उसे याद दिलाती है कि उसका स्वॉर्ड गॉड से गहरा संबंध है। तभी अचानक पूरी गुफा कांप उठती है और तेज बैंगनी रोशनी पूरे रास्ते में फैल जाती है। युवा तलवारबाज हिल भी नहीं पाता। एक जादुई गठन उसे कैद कर लेता है और वह दर्द से चीखने लगता है।
तभी उसके गुरु की आवाज़ गूंजती है, जो उसे हार न मानने और लड़ने के लिए प्रेरित करती है। आखिर में वह घायल अवस्था में जमीन पर गिरकर झोउ शियोंग से बदला लेने की कसम खाता है। उसी समय मुलाव और अलग अलग संप्रदायों के नेता बाहर खड़े होकर उस युवा तलवारबाज के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वह डरकर छिप गया है, जबकि दूसरे कहते हैं कि बाहर निकलने का द्वार पास ही है और वह जल्द ही दिखाई देगा। तभी हरे वस्त्र पहने एक महिला नेता कहती है कि उसका संप्रदाय इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगा और वहां से चली जाती है। एक बुजुर्ग उसे मार देने की सलाह देता है ताकि कोई राजा बाहर न जाए, लेकिन दूसरा बुजुर्ग कहता है कि मुतिरोकु लाओ, ऐसा कभी नहीं होने देगा। इसी बीच अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और झोउ शियोंग उनके ऊपर प्रकट हो जाता है। वह उनकी साजिश का मजाक उड़ाता है। सभी बुजुर्ग उसकी साधना देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह एक ऐसे महान स्तर पर पहुंच चुका होता है जहां इंसान लगभग अमर हो जाता है। झोउ शियोंग जमीन पर उतरकर सबके सामने एक भयानक शर्त रखता है कि यहाँ से सिर्फ 2 लोग ही जिंदा निकलेंगे। सबसे बड़ा बुजुर्ग सबको मिलकर लड़ने के लिए कहता है, लेकिन डर के कारण सभी एक दूसरे पर ही हमला कर देते हैं। जादुई शक्तियाँ भिड़ने लगती हैं और सभी एक दूसरे के साथ विश्वासघात करने लगते हैं। झोउ शियोंग दूर खड़ा मुस्कुराते हुए यह पूरा तमाशा देखता रहता है। कुछ ही देर में जमीन लाशों से भर जाती है और झोउ शियोंग आराम से आगे बढ़कर अपनी जीत हासिल कर लेता है। बचे हुए बुजुर्गों में से एक दया की भीख मांगता है और वादा करता है कि उसका पूरा संप्रदाय झोउ शियोंग की सेवा करेगा, लेकिन झोउ शियोंग पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता। तभी मुलाव आगे आकर झोउ शियोंग को इतनी बड़ी शक्ति हासिल करने पर बधाई देता है और अपनी वफादारी जताता है। झोउ शियोंग उससे पूछता है कि वह कितने वर्षों से इस शहर का सिटी लॉर्ड है। मुलाव बताता है कि साधना में सफलता मिलने के बाद उसने 500 साल पहले इस शहर की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद झोउ शियोंग पूरे शहर पर अपना अधिकार मांगता है। मुलाव पहले गुस्से में आ जाता है, लेकिन झोउ शियोंग का भयानक दबाव महसूस करते ही मजबूर होकर झुक जाता है और उसकी बात मान लेता है। फिर झोउ शियोंग उसे आदेश देता है कि हारे हुए सभी संप्रदायों का पूरी तरह सफाया कर दिया जाए और कोई भी जीवित न बचे। उधर शहर के बाहर खतरे का अलार्म बज उठता है। बड़ी संख्या में सैनिक शहर से बाहर निकलने लगते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। जल्द ही सबको पता चलता है कि पूरी सेना लान्यू संप्रदाय की ओर बढ़ रही है और एक बड़ा नरसंहार होने वाला है। लान्यू संप्रदाय का नेता सेना को रोककर पूछता है कि आखिर उनसे ऐसी कौन सी गलती हुई है। तब सेना का सेनापति साफ कह देता है कि मुसाओ के आदेश पर आज लान्यू संप्रदाय का पूरी तरह अंत कर दिया जाएगा। इतना सुनते ही सभी सैनिक हमला बोल देते हैं और भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। इसके बाद 2 साधक शांत माहौल में चलते हुए शहर में हुए अचानक राजनीतिक बदलाव और झोउ शियोंग की बढ़ती ताकत के बारे में आपस में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। मुलाव एक सराय के अंदर परेशान बैठे कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। तभी चौड़ी बांस की टोपी पहने एक आदमी हैरानी से उसकी बात सुनता है। उसी दौरान काले शानदार वस्त्र पहने झोउ कियोंग वहां पहुंचता है और शांत मुस्कान के साथ बातचीत में शामिल हो जाता है। सराय में मौजूद गांव के लोग भी उनकी बातें ध्यान से सुनने लगते हैं। टोपी वाला आदमी झोउ कियोंग से बात करता रहता है। फिर लोग एक सूचना पट्ट के सामने इकट्ठा दिखाई देते हैं, जिस पर लिखा होता है कि मुलाव अब आधिकारिक रूप से डेमन सेक्ट का साथ दे रहा है। यह खबर सुनकर एक बूढ़ी महिला दुखी और चिंतित हो जाती है। उसके हाथ से सब्जियों की टोकरी जमीन पर गिर जाती है। शहर की गलियों में लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी एक विशाल बाज आसमान में उड़ता हुआ एक छोटा संदेश पात्र लेकर निकल जाता है। अगले दिन कुछ गांव वाले फिर उसी सूचना पट्ट को देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी उदास होकर सिर झुका लेता है। दूसरी तरफ एक युवा शासक अपने महल में बैठकर एक स्क्रॉल पढ़ता है और काफी तनाव में दिखाई देता है। इसके बाद प्राचीन शहर की व्यस्त गलियां दिखाई जाती हैं, जहां घोड़े, बैलगाड़ियां और लोगों की भारी भीड़ मौजूद होती है। ऊपर से पूरा विशाल शहर भी दिखाया जाता है। इसके बाद एक भव्य सभा कक्ष में लंबी सफेद दाढ़ी वाले लिंग यूनचे सभी संप्रदायों के नेताओं और बुजुर्गों के साथ बैठक कर रहे होते हैं। सभी लोग गंभीरता से मौजूदा हालात पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी सफेद और नीले वस्त्र पहने युवा साधक शांगवान यून खड़े होकर अपनी बात रखना शुरू करता है। लिंग यूनचे उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। फिर लिंग यूनचे सीधे उसी से सवाल करते हैं। शांगवान यून कुछ देर सोच में पड़ जाता है और जवाब देने से पहले गंभीर हो जाता है। इसके बाद सभा का पूरा दृश्य दिखाया जाता है। शांगवान यून आगे बढ़कर अपना सुझाव देता है। फिर दृश्य पहाड़ों के बीच बने सुंदर आंगन में पहुंच जाता है, जहां कई युवा शिष्य तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे होते हैं। वहीं जियानजोंग की एक युवा शिष्या अपने पिता यान छिंग की तरफ चिंता से देखती है। यान छिंग उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर उसे भरोसा दिलाते हैं। फिर दोनों सुंदर बादलों से ढके पहाड़ों को देखते हुए बातचीत करते हैं। यान छिंग अपनी बेटी को कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाते हैं और वह ध्यान से उनकी हर बात सुनती रहती है।
अचानक पहाड़ों में एक विशाल प्राचीन घंटी बज उठती है। शांगवान युन और बाकी सभी शिष्य हैरानी से ऊपर देखते हैं। पहाड़ की सफेद सीढ़ियों पर तेज रोशनी फैल जाती है। कई शिष्य अपनी आंखें ढक लेते हैं क्योंकि रोशनी बेहद तेज होती है। तभी एक गाल पर निशान वाला शिष्य आसमान की तरफ देखकर चौंक जाता है। एक मोटा शिष्य घबराकर इधर उधर देखने लगता है, जबकि दूसरा शिष्य आसमान की ओर इशारा करता है। अगले ही पल शांगवान युन, लिंग युनचे और बाकी सभी बुजुर्ग आसमान से धीरे धीरे नीचे उतरते दिखाई देते हैं। सभी शिष्य और बुजुर्ग सम्मान से झुक जाते हैं। तभी लंबे काले बालों वाला झोउ क्योंग पहाड़ों की तरफ पीठ किए खड़ा दिखाई देता है। सभी शिष्य उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर झोउ क्योंग मुड़कर मुस्कुराता है और शांगवान युन से बात करने लगता है। यह देखकर कई युवा शिष्याएं आपस में उसकी तारीफ करने लगती हैं। बाकी शिष्य भी उत्साह से बातें करने लगते हैं। एक युवा शिष्य तो खुशी से मुस्कुरा उठता है। इसके बाद झोउ क्योंग और शांगवान युन साथ साथ पहाड़ी आंगन में चलते हुए बातचीत करते हैं। झोउ क्योंग आसपास के माहौल की तारीफ करता है। दोनों फिर सभा कक्ष में पहुंचते हैं। झोउ क्योंग अधिकार भरे अंदाज में अपनी बात रखता है। तभी यानचिंग आगे बढ़कर उसका विरोध करते हैं। झोउ क्योंग उनके गुस्से पर हल्की मुस्कान देता है। माहौल बिगड़ता देख शांगवान युन आगे आता है और झोउ क्योंग को सम्मानपूर्वक प्रणाम करके मामला शांत करने की कोशिश करता है। झोउ क्योंग बिना गुस्सा किए मुस्कुराता रहता है। शांगवान युन लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। आखिर में झोउ क्योंग अपनी अंतिम शर्तें बताकर वहां से निकल जाता है। सभा में बैठे सभी बुजुर्ग उसे जाते हुए देखते रहते हैं। किसी के चेहरे पर राहत होती है तो किसी के चेहरे पर चिंता। झोउ क्योंग के जाने के बाद शिष्य भविष्य को लेकर चर्चा करने लगते हैं। देखते ही देखते बहस तेज हो जाती है। एक शिष्य जोरदार विरोध करता है, जबकि बाकी उसे समझाने की कोशिश करते हैं। काफी देर तक बहस चलती रहती है। इसके बाद दृश्य डेमन सेक्ट के भूमिगत महल में पहुंचता है। वहां बाई हुफा झोउ क्योंग के सामने खड़ा होकर अपनी रिपोर्ट पेश करता है। झोउ क्योंग सिंहासन पर बैठा एक चमकती ऊर्जा की गेंद हाथ में लिए उसकी बातें ध्यान से सुनता है। रिपोर्ट पूरी होने पर बाई हुफा झुककर प्रणाम करता है। फिर डेमन सेक्ट का एक और सदस्य आगे आकर सेक्ट के विस्तार, संसाधनों और आसपास के इलाकों की पूरी जानकारी देता है। झोउ क्योंग उसकी बातें सुनकर संतुष्ट दिखाई देता है। इसके बाद झोउ क्योंग अपनी बड़ी योजना सबके सामने रखता है। सभी अधीनस्थ उसकी बात पूरी गंभीरता से सुनते हैं। आखिर में वह आने वाले अभियानों की तैयारी का आदेश देता है और सभी जोर से अपनी वफादारी जताते हुए झुक जाते हैं। तभी झोउ क्योंग के सामने सिस्टम का नीला इंटरफेस खुल जाता है, जिसमें सेक्ट डोमिनेशन मिशन दिखाई देता है। वह मिशन और उसके इनामों को ध्यान से पढ़ता है और उसे स्वीकार कर लेता है। इसके बाद वह अपने सिस्टम पॉइंट्स से लकी ड्रॉ शुरू करता है और सिस्टम इनाम देना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बाई हुफा एक रहस्यमयी आड़ू के बगीचे में पहुंचता है, जहां मुलाव आध्यात्मिक फलों की रखवाली कर रहा होता है। बाई हुफा सम्मान के साथ बताता है कि वह सेक्ट मास्टर के आदेश पर यह फल लेने आया है। मुलाव उसकी बात सुनता है। बाई हुफा कहता है कि मौजूदा फल पूरे सेक्ट के लिए काफ़ी नहीं है। तब मुलाव बताता है कि इतने दुर्लभ फलों को उगाना बेहद कठिन है। बाई हुफा झोउ क्योंग का नाम लेकर और फल मांगता है। मजबूर होकर मुलाव अपनी शक्ति से पेड़ों पर बचे सभी आध्यात्मिक आड़ुओं को तोड़कर एक टोकरी में इकट्ठा कर देता है। फिर वह टोकरी बाई हुफा को देते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर के सामने उसकी अच्छी बात जरूर करना। इसके बाद फिर डेमन सेक्ट की सभा दिखाई जाती है, जहां तियानबू लीडर, दीबू लीडर और बाकी अधिकारी अपनी सेना और साधना की प्रगति की रिपोर्ट झोउ क्योंग को देते हैं। सबकी बातें सुनने के बाद झोउ क्योंग पूरे क्षेत्र की गहराई से जांच करने का आदेश देता है। फिर वह खड़ा होकर घोषणा करता है कि बहुत जल्द पूरा इलाका डेमन सेक्ट के अधीन होगा। यह सुनकर सभी नेता खुशी से उसका समर्थन करते हैं। इसके बाद झोउ क्योंग फिर सिस्टम खोलता है और अपने बचे हुए पॉइंट्स देखने के बाद सिस्टम स्टोर में जाता है। वहां उसे गोंगफामो नाम की एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली तकनीक दिखाई देती है। वह उसकी पूरी जानकारी पढ़ता है और समझ जाता है कि यह तकनीक कितनी अनमोल है। फिर वह सिस्टम से उसकी साधना की शर्तों और अलग अलग स्तरों के बारे में पूछता है। सिस्टम हर स्तर की कीमत बताता है। कुछ देर सोचने के बाद झोउ क्योंग पहला स्तर खरीद लेता है। तकनीक खरीदते ही उसके अंदर काली ऊर्जा भरने लगती है। वह उस तकनीक का ज्ञान अपने भीतर समाहित कर लेता है और साधना शुरू कर देता है। चारों ओर भयानक ऊर्जा फैल जाती है और आखिरकार वह अपनी शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। धीरे धीरे सारी ऊर्जा शांत हो जाती है। झोउ क्योंग अपनी आंखें खोलता है और महसूस करता है कि पिछले 2 सालों में उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। तभी बाई हुफा फिर से आकर रिपोर्ट देता है कि पिछले 2 वर्षों में पूरे डेमन सेक्ट की ताकत बहुत बढ़ चुकी है और कई सदस्य नई साधना की सीमाएं पार कर चुके हैं। यह सुनकर झोउ क्योंग मुस्कुराता है और कहता है कि सब कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक चल रहा है।
अब समय आ गया है कि वे अपना विस्तार और तेज करें। इसके बाद जोक्योंग बाई हुफा को आदेश देता है कि तियानहाई शहर में आखिरी चेतावनी भेज दी जाए। अगर 3 दिनों के भीतर तियानहाई शहर डेमन सेक्ट के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता तो उसका पूरी तरह विनाश कर दिया जाएगा। उधर तियानहाई शहर के मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार बेफिक्र होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। वे पुराने दिनों और शहर की शांति को याद कर रहे होते हैं। शहर में लोग सामान्य रूप से आ जा रहे होते हैं और माहौल बिल्कुल शांत दिखाई देता है। लेकिन तभी अचानक हवा में एक गहरे लाल रंग का रहस्यमयी लिफाफा उनके सामने आकर तैरने लगता है। दोनों पहरेदार हैरान रह जाते हैं और उनमें से एक डरते डरते उस लिफाफे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। शहर की ऊंची दीवार पर खड़ा एक जनरल लाल रंग का छोटा संदेश ध्यान से पढ़ रहा होता है। तभी दृश्य नीचे व्यस्त बाजार में पहुंचता है, जहां कई नगरवासी, जिनमें एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी भी शामिल होता है, पत्थर की दीवार में धंसी हुई तलवार को देखकर हैरानी से चर्चा कर रहे होते हैं। लोगों की भीड़ लगातार उस घटना पर बातें करती रहती है। एक बुजुर्ग महिला भी वहां मौजूद होती है। तभी कोई दूर सड़क की ओर इशारा करता है। उसी समय एक सैनिक तेजी से शहर के महल की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई देता है। उसके हाथ में वही लाल संदेश होता है। महल के अंदर लंबे खंभों वाले गलियारे में एक अधिकारी किताब पढ़ रहा होता है। दौड़ता हुआ सैनिक उसके सामने घुटनों के बल बैठकर लाल संदेश उसे सौंप देता है। संदेश पढ़ते ही अधिकारी गुस्से से भर जाता है और कहता है कि यह बहुत बड़ी गुस्ताखी है। इसके बाद दृश्य होंगा परिवार के भव्य महल में पहुंचता है, जहां परिवार का मुखिया होंगा ताके ड्याओ अपने हिसाब किताब की किताब देख रहा होता है। वह चाय की चुस्की लेते हुए सोच रहा होता है कि अपने परिवार का व्यापार और कैसे बढ़ाया जाए। तभी अधिकारी वहां पहुंचकर लाल संदेश उसे देता है। होंग ड्याओ जैसे ही पत्र पढ़ता है और देखता है कि उसमें उसके पूरे परिवार से आत्मसमर्पण की मांग की गई है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गुस्से में वह जोर से मेज पर हाथ मारता है, जिससे मेज टूट जाती है और चाय के प्याले बिखर जाते हैं। वह तुरंत आदेश देता है कि परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों की सभा बुलाई जाए। कुछ ही देर में सभी वरिष्ठ सदस्य सभा कक्ष में इकट्ठा हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इतनी जरूरी बैठक क्यों बुलाई गई है। होंग ड्याओ लाल संदेश सबके सामने रखता है। संदेश पढ़ते ही एक बुजुर्ग नेता गुस्से से मेज पर हाथ मारता है और कहता है कि दुश्मन पूरी तरह पागल हो चुका है। बाकी सभी बुजुर्ग भी दुश्मन का मजाक उड़ाते हैं। उनका कहना होता है कि चाहे सामने वाला किसी को भी साथ ले आए, वह उनके पूर्वजों की ताकत का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। पूरा सभा कक्ष गुस्से से भर उठता है और सभी इस अपमान का बदला लेने की कसम खाते हैं। उधर शाम के समय शहर के चौक में कुछ लोग चाय पीते हुए धीमी आवाज में चर्चा कर रहे होते हैं। सभी के बीच यह खबर फैल चुकी होती है कि डेमन सेक्ट ने आधिकारिक रूप से शहर के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। तभी एक बुजुर्ग महिला भी बातचीत में शामिल होकर बताती है कि अफवाह है, अगर होंग परिवार ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो पूरा शहर खत्म कर दिया जाएगा या फिर ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाएगा। कुछ लोग इन अफवाहों पर यकीन करते हैं, जबकि कुछ को शक होता है। तभी कोई कहता है कि डेमन सेक्ट का मुखिया खुद शहर पर कब्जा करने आने वाला है। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी सभी को समझाता है कि होंग परिवार हजारों सालों से इस शहर पर राज कर रहा है, इसलिए कोई नया संप्रदाय उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर बाकी लोग भी सहमत हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक वीरान पहाड़ी इलाके में आसमान में तैरते हुए काले महल के नीचे डेमन सेक्ट की विशाल सेना पूरी तैयारी के साथ खड़ी होती है। सफेद वस्त्र पहने उनका नेता सैनिकों से पूछता है कि क्या उन्हें ऊपरी लोक की पहली लड़ाई जीतने का भरोसा है। पूरी सेना एक साथ जोरदार आवाज में हाँ कहती है। इसके बाद सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया जाता है। विशाल काला रथ, जिसे बड़े बड़े दैत्याकार जीव खींच रहे होते हैं, सबसे आगे बढ़ता है और उसके पीछे पूरी सेना शहर की ओर कूच कर देती है। कुछ ही देर में पूरी सेना शहर के बाहर पहुंच जाती है। डेमन सेक्ट का नेता कहता है कि 3 दिन की मोहलत खत्म हो चुकी है और अब साफ है कि होंग परिवार ने युद्ध का रास्ता चुना है। तभी होंग परिवार का एक बुजुर्ग आगे बढ़कर डेमन सेक्ट का मजाक उड़ाता है और उनके असली नेता को सामने आने की चुनौती देता है। जवाब में डेमन सेक्ट का एक योद्धा आगे आता है और दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। ऊर्जा के शक्तिशाली हमले चारों ओर फैलने लगते हैं। होंग परिवार का बुजुर्ग पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन धीरे धीरे उसे दुश्मन की ताकत का एहसास होने लगता है। तभी वह पहचान लेता है कि सामने वाला कभी एक सम्मानित गुरु था, जो अब डेमन सेक्ट में शामिल होकर बुराई का साथ दे रहा है। दोनों के बीच तेज रफ्तार और विनाशकारी युद्ध शुरू हो जाता है, जिससे जमीन तक टूटने लगती है। इसी दौरान अचानक युद्ध भूमि पर होंग परिवार के सबसे शक्तिशाली पूर्वज होंगतू का आगमन होता है। उनका रिश्तेदार होंग ब्याओ उनका धन्यवाद करता है। होंगतू सीधे हवा में तैर रहे डेमन सेक्ट के रथ की तरफ देखकर उनके असली नेता को ललकारते हैं।
रथ के अंदर से आवाज आती है कि उसे मरने वालों के नाम याद रखने की आदत नहीं है। वह कहता है कि अगर होंगतू उसका सिर्फ एक बार सह लें तो पूरे शहर को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाए तो पूरा शहर मिटा दिया जाएगा। यह सुनकर शहर के लोग और सैनिक हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि कोई इतना घमंडी भी हो सकता है। लेकिन होंगतू हंसते हुए जवाब देते हैं कि अगर सामने वाला उनके एक मुक्के से बच गया तो वही उस पर दया करेंगे। इसके बाद होंगतू अपनी सारी सुनहरी ऊर्जा एक जगह इकट्ठा करते हैं और अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक अजेय मुक्का का प्रयोग करते हुए आसमान में छलांग लगा देते हैं। उनका विशाल ऊर्जा प्रहार सीधे डेमन सेक्ट के रथ की ओर बढ़ता है। जैसे ही दोनों शक्तियां टकराती हैं, पूरी युद्ध भूमि तेज रोशनी, धूल और धुएं से भर जाती है। दोनों सेनाएं सांस रोककर नतीजे का इंतजार करने लगती हैं। धुआं छोड़ते ही होंगतू खड़े तो दिखाई देते हैं, लेकिन अगले ही पल उनके मुंह से खून निकलने लगता है। वह डेमन सेक्ट के नेता की ताकत की तारीफ करते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अपने सबसे शक्तिशाली पूर्वज की मौत देखकर होंग परिवार और पूरे शहर में चीख पुकार मच जाती है। उसी समय डेमन सेक्ट का नेता अंतिम आदेश देता है, पूरे शहर का नरसंहार कर दो। आदेश मिलते ही पूरी डेमन सेना गरजते हुए शहर पर टूट पड़ती है। दूसरी तरफ होंग परिवार के बचे हुए योद्धा इकट्ठा होते हैं। उनका नेता भावुक होकर याद दिलाता है कि उनका परिवार पिछले 8000 वर्षों से इस शहर की रक्षा करता आया है। फिर वह पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। सभी योद्धा एक साथ चिल्लाते हैं कि वे आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसके बाद शहर की गलियों में भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। होंग परिवार पूरी बहादुरी से लड़ता है, लेकिन डेमन सेक्ट की विशाल सेना के सामने टिक नहीं पाता। धीरे धीरे शहर की सारी रक्षा पंक्तियां टूट जाती हैं और महल तक पर डेमन सेक्ट का कब्जा हो जाता है। युद्ध खत्म होने के बाद एक सेनापति डेमन सेक्ट के नेता के सामने घुटनों के बल बैठकर रिपोर्ट देता है कि पूरा शहर खत्म कर दिया गया है और एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। नेता शांत स्वर में सेना को वापस मुख्यालय लौटने का आदेश देता है। साथ ही वह आसपास के दूसरे शहरों के सभी बड़े नेताओं को बैठक के लिए बुलाने का निमंत्रण भेजने का भी आदेश देता है। दूसरी तरफ एक और शहर में जब इस नरसंहार की खबर पहुंचती है तो वहां के शासक घबरा जाते हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि अगला निशाना उनका शहर हो सकता है। वे राहत की सांस लेते हैं कि पहले मिली सलाह मानकर उन्होंने नष्ट हुए शहर के पास अपना ठिकाना नहीं बनाया था। इसके बाद सभी डेमन सेक्ट के मुखिया की ताकत की चर्चा करने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उसने होंग परिवार जैसे महान पूर्वज को सिर्फ एक ही वार में मार दिया। उधर डेमन सेक्ट के मुख्यालय में सेनापति युद्ध की सफलता की रिपोर्ट देते हैं। वे बताते हैं कि इस युद्ध के दौरान उनके कई सैनिकों ने साधना के नए स्तर हासिल कर लिए हैं। इसके बाद पड़ोसी हुआंगशान और लिशुई क्षेत्रों की कमजोरियों पर चर्चा होती है। बताया जाता है कि वहां कोई शक्तिशाली रक्षक मौजूद नहीं है। यह सुनकर डेमन सेक्ट का मुखिया अपने सेनापतियों को 1 साल के भीतर दोनों क्षेत्रों पर पूरी तरह कब्जा करने का आदेश देता है। दूसरी तरफ हुआंगशान शहर की सभा में सभी नेता घबराकर इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी एक बुजुर्ग दुखद खबर देता है कि डेमन सेक्ट की सेना पहले ही उनकी तरफ बढ़ चुकी है। यह सुनते ही कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण करने की सलाह देने लगते हैं, लेकिन एक विशालकाय कबीले का योद्धा इस बात का कड़ा विरोध करता है। उसका कहना होता है कि उसका कबीला झुकने से बेहतर मरना पसंद करेगा। इतना कहकर वह गुस्से में सभा छोड़ देता है। कुछ ही देर बाद वही योद्धा अकेला युद्ध भूमि में डेमन सेक्ट की सेना से भिड़ जाता है। वह पूरी ताकत से लड़ते हुए पूछता है कि आखिर निर्दोष लोगों का कत्ल क्यों किया जा रहा है और उनके घरों पर कब्जा क्यों किया जा रहा है। तभी अचानक उसके अपने ही शहर के गद्दार नेता पीछे से उस पर हमला कर देते हैं। वे कहते हैं कि शहर को बचाने का यही एक रास्ता है और उसे सबकी भलाई के लिए अपनी जान दे देनी चाहिए। अपने ही लोगों के विश्वासघात से वह वीर योद्धा हार जाता है। इसके बाद वही कायर नेता औपचारिक रूप से डेमन सेक्ट के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और उनकी कृपा पाने की कोशिश करते हैं। वे खुद को बधाई भी देते हैं कि उन्होंने लड़ने के बजाय झुककर अपने लोगों की जान बचा ली। कुछ समय बाद डेमन सेक्ट के सेनापति शहर में प्रवेश करते हैं। उनकी नज़र शहर की मुख्य दीवार पर लटकी एक विशाल आकृति पर पड़ती है। पास जाकर पता चलता है कि वह उसी विशालकाय योद्धा का शव है जिसे बाकी लोगों के लिए चेतावनी बनाकर टांग दिया गया है। इसके बाद शहर के चारों बड़े परिवारों के प्रतिनिधि डेमन सेक्ट के सेनापतियों के सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी वफादारी की शपथ लेते हैं। सेनापति उनसे पूछते हैं कि केवल वही विशालकाय योद्धा क्यों नहीं झुका। तब शहर के नेता बताते हैं कि वह अपने पुराने रिश्तों और सिद्धांतों की वजह से कभी आत्मसमर्पण नहीं कर सकता था। वे भरोसा दिलाते हैं कि अब पूरा शहर डेमन सेक्ट के अधीन है। उनकी बात सुनकर डेमन सेक्ट के सेनापति उनका आत्मसमर्पण स्वीकार कर लेते हैं। जो कियोंग अपने डेमन महल की बालकनी में खड़ा दूर बिजली से घिरे पहाड़ को देख रहा होता है। इसके बाद कैमरा उसके चेहरे पर आता है और फिर महल के विशाल अंधेरे सिंहासन कक्ष को दिखाया जाता है।
उसी समय एक जासूस उड़ने वाले साधन पर बादलों के बीच से तेजी से उड़ता हुआ खबर लेकर आता है। इसके बाद दृश्य एक विशाल सेना शिविर और फिर बड़े प्रांगण में खड़े शक्तिशाली शिष्यों की ओर चला जाता है। फू सेक्ट के फू बाई और दाकियान राजवंश के चियान तोंगशान आगे बढ़कर ली चांगशेंग को प्रणाम करते हैं। ली चांगशेंग सभी के सामने घोषणा करता है कि ऊपरी लोक में जाने वाला आरोहण द्वार अब खुल चुका है। यह सुनकर सभी शिष्य बेहद खुश हो जाते हैं। तभी दृश्य लाल आकाश वाले रहस्यमयी क्षेत्र में पहुंचता है, जहां टाइगर गार्ड शोंगबा दिखाई देता है। शोंगबा तेज कदमों से चमकते हुए पत्थर के स्मारक की तरफ बढ़ता है और फिर ली चांगशेंग के सामने सम्मान से झुक जाता है। दोनों आमने सामने खड़े होकर बातचीत करते हैं। ली चांगशेंग शोंगबा से ऊपरी लोक में उनके संप्रदाय की मौजूदा ताकत के बारे में पूछता है। इसके बाद सभी लोग उड़ते हुए बादलों के ऊपर से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। उड़ते हुए वे नीचे ब्लैक किंग सिटी को देखते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक पहाड़ी सीढ़ी पर उतरते हैं, जहां एक विशालकाय संप्रदाय के बुजुर्ग आसमान से उतरकर उनका स्वागत करते हैं। ली चांगशेंग बताते हैं कि वह अभी अभी ऊपरी लोक में पहुंचे हैं और यहाँ की मौजूदा स्थिति से अनजान है। बुजुर्ग हंसते हुए उन्हें भरोसा दिलाते हैं और आगे का रास्ता दिखाने लगते हैं। रास्ते में सभी लोग लाल और बैंगनी फूलों से भरे सुंदर मार्ग से गुजरते हैं। ली चांगशेंग महसूस करता है कि इन फूलों में कोई छिपा हुआ खतरा है। तभी पता चलता है कि इन फूलों के अंदर छोटे छोटे फूलों के आत्मिक जीव रहते हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि इन विशेष फूल आत्माओं को स्वयं सेक्ट मास्टर ने पाला है। इसके बाद सभी लोग एक विशाल प्राचीन पेड़ की ओर बढ़ते हैं। वहां उनकी मुलाकात मुल्लाओ से होती है, जो उस विशाल पेड़ के संरक्षक हैं। मुल्लाओ सम्मान के रूप में ली चांगशेंग को एक पवित्र आड़ू भेंट करते हैं। ली चांगशेंग वह फल स्वीकार करते हैं और समझ जाते हैं कि यह बेहद दुर्लभ साधना फल है, जो उनकी शक्ति बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरी तरफ दृश्य फिर झोकियोंग के महल में पहुंचता है। उसका एक अधीनस्थ उसे रिपोर्ट देता है कि एक विशाल प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ है और हाफसेज का प्राचीन अवशेष खुल चुका है। इतने में झोकियोंग के सामने सिस्टम प्रकट होता है और उसे मिशन देता है कि वह उस हाफसेज अवशेष का सबसे बड़ा लाभ उठाने वाला व्यक्ति बने। झोकियोंग तुरंत मिशन स्वीकार कर लेता है। इसके बाद दृश्य मिस वांग और उनके युवा साथी की ओर जाता है, जहां दोनों हाफसेज अवशेष के अचानक प्रकट होने पर चर्चा कर रहे होते हैं। युवा साथी मजाक करता है, जिस पर मिस वांग उसे डांटती है। फिर वह हुलाओ से आसपास मौजूद सभी बड़े गुटों का परिचय मांगती है। हुलाओ उन्हें शक्तिशाली यांग परिवार और आसपास डेरा डाले हुए डेमोनिक साधकों के बारे में बताते हैं। इसी दौरान वे लोग सोचते हैं कि क्या मशहूर डेमन लॉर्ड भी यहाँ आएगा। तभी अचानक बादलों को चीरती हुई एक विशाल काली उड़ने वाली रथ वहां पहुंचती है। डेमन लॉर्ड की शानदार एंट्री देखकर युवा शिष्य दंग रह जाता है। वह कहता है कि इतनी शान तो यहाँ के राजा भी नहीं दिखाते। तभी शोंग तियानहाई आगे बढ़कर झोकियोंग से पूछता है कि वह इस पर्वत पर किस इरादे से आया है। झोकियोंग शांत स्वर में जवाब देता है कि या तो सब लोग यहाँ से चले जाएं या फिर मरने के लिए तैयार रहें। यह सुनकर शोंग तियानहाई गुस्से से भर जाता है। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वह हथियार निकालकर हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, झोकियोंग केवल अपनी तलवार की इच्छा शक्ति छोड़ता है और उसी एक आभा से शोंग तियानहाई बुरी तरह दब जाता है। सिर्फ तलवार की आभा से ही शोंग तियानहाई गंभीर रूप से घायल हो जाता है। यह देखकर गार्ड आधा मिस वांग और युवा शिष्य को चेतावनी देता है कि वे डेमन लॉर्ड को बिल्कुल भी नाराज न करें। युवा शिष्य नाराज होता है, लेकिन आधा दोबारा समझाता है कि अगर लड़ाई हुई तो वह भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। दूसरी तरफ झोकियोंग अकेला खड़ा अपनी डिवाइन डेमन ब्लेड पर विचार करता है और अंदाजा लगाता है कि अब वह ऊंचे स्तर के साधकों को भी आसानी से हरा सकता है। झोकियोंग की ताकत देखकर युवा शिष्य का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह दौड़कर उसके पास जाता है और खुशामद करते हुए अपना परिचय देने लगता है। मिस वांग हैरान होकर यह सब देखती रहती हैं, लेकिन झोकियोंग उन दोनों को पूरी तरह नज़रअंदाज करके सीधे पोर्टल के अंदर चला जाता है। इसके बाद मिस वांग युवा शिष्य को डांटते हुए कहती हैं कि अगर उसके पिता को पता चला कि वह डेमन सेक्ट से दोस्ती कर रहा है तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पोर्टल के अंदर प्रवेश करते ही झोकियोंग बाकी सभी लोगों से अलग हो जाता है, क्योंकि वहां हर व्यक्ति अलग अलग जगह भेजा जाता है। वह अकेले उस रहस्यमयी दुनिया में चलते हुए सोचता है कि इस हाफसेज अवशेष के अंदर कितने अनमोल खजाने और विरासतें छिपी होंगी। उधर युवा शिष्य वहां के भारी माहौल की शिकायत करता है, जबकि मिस वांग आगे का रास्ता दिखाती रहती है। दूसरी तरफ कुछ शिष्य दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं और खुश होते हैं कि इससे उनके गुरु नई साधना अवस्था प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन उनके गुरु उन्हें समझाते हैं कि इन जड़ी बूटियों से ही संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असली और सबसे शक्तिशाली खजाने उनके बस की बात नहीं है। इसके बाद कैमरा पूरे अवशेष के विशाल क्षेत्र को दिखाता है, जहां प्राचीन चट्टानों के बीच काली ऊर्जा घूम रही होती है।
अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। कई साधक दौड़ पड़ते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि मुख्य विरासत कक्ष खुलने वाला है। अलग अलग गुट उस मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि डेमन सेक्ट पहले ही वहां मजबूत पकड़ बना चुका है। उसी समय जो क्योंग थका हुआ दिखाई देता है। वह कई दिनों तक भ्रम वाले जाल में फंसा रहा था और बेहद परेशान नजर आता है। जो क्योंग मन ही मन सोचता है कि वह लगातार 3 दिन तक उसी भ्रम में घूमता रहा और बदले में उसे केवल कुछ साधारण पौधे ही मिले। तभी एक शिष्य जो क्योंग को देखकर जोर से डेमन लॉर्ड का स्वागत करता है, जिससे सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। शिष्य पूछता है कि उसे आने में इतनी देर क्यों लगी। जो क्योंग मन ही मन घबरा जाता है और सोचता है कि किसी भी कीमत पर वह यह सच नहीं बताएगा कि वह 3 दिन तक रास्ता भटक गया था। अचानक आसपास मौजूद कई साधकों की आंखें लाल हो जाती हैं और कोई रहस्यमयी काली शक्ति उनके दिमाग पर कब्जा करने लगती है। कुछ ही पल बाद डेमन बुल किंग पूरी तरह उस शक्ति के वश में आ जाता है और पागलों की तरह अपने ही साथियों पर हमला शुरू कर देता है। पूरी घाटी में काली परछाइयां फैल जाती हैं। वे एक एक करके कई साधकों पर कब्जा कर लेती हैं और सभी लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। एक और शक्तिशाली नेता भी उन काली आत्माओं के नियंत्रण में आ जाता है। बाकी बचे साधक पूरी ताकत से उनका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काली परछाइयां और भी शक्तिशाली होती जाती हैं। वे आसानी से सभी सुरक्षा कवच तोड़कर और लोगों पर कब्जा करने लगती हैं। युवा शिष्य डरकर मिस वांग से पूछता है कि ये आखिर कौन है। मिस वांग बताती हैं कि ये प्राचीन दुष्ट आत्माएं हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि पूरा अवशेष असल में एक जाल था। तभी गहरी खाई के बीच से एक विशाल कंकाल जैसा भूत उठता है। यह प्राचीन घोस्ट किंग ग्वांगयांग होता है, जो जोर जोर से हंसने लगता है। ग्वांगयांग घोषणा करता है कि यहाँ बचे हुए सभी लोग अब उसके भूत सैनिक बनेंगे, क्योंकि उन्होंने उसे दोबारा जगाया है। गार्ड आदा मिस वांग को बताता है कि ग्वांगयांग कभी एक प्राचीन साधक था जिसने निषिद्ध अंडरवर्ल्ड तकनीकों का अभ्यास किया था और सभी लोग उसे बहुत पहले मरा हुआ मान चुके थे। ग्वांगयांग लगातार अपनी शक्ति बढ़ाता रहता है। मिस वांग समझ जाती हैं कि वह समय खींचकर पूरी तरह पुनर्जीवित होना चाहता है, इसलिए वह सभी लोगों को एक साथ हमला करने का आदेश देती है। सभी साधक मिलकर उस पर शक्तिशाली जादुई हमले करते हैं, लेकिन ग्वांगयांग की रक्षा इतनी मजबूत होती है कि सारे हमले बेअसर हो जाते हैं। यह देखकर मिस वांग पीछे हट जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि ग्वांगयांग की ताकत उनकी सीमा से बहुत आगे निकल चुकी है और अब बचने का रास्ता ढूंढना ही एकमात्र विकल्प है। तभी ग्वांगयांग की नजर झो क्योंग पर पड़ती है। वह उसकी तारीफ करता है कि उसने बेकार के हमले में हिस्सा नहीं लिया और उसे अपनी भूत सेना में ऊंचा पद देने का प्रस्ताव देता है। आसपास खड़े कई साधक झो क्योंग को कायर समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वह डर के कारण लड़ाई से बच रहा है, लेकिन अगले ही पल झो क्योंग आगे बढ़कर अपना परिचय डेमन लॉर्ड के रूप में देता है और ग्वांगयांग को चुनौती देता है कि अगर वह उसकी तलवार का सिर्फ एक बार झेल गया तो वह उसे मान जाएगा। इसके बाद झो क्योंग अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखता है और धीरे धीरे तलवार बाहर निकालता है। उसी पल गहरे बैंगनी रंग की बिजली और भयानक तलवार की शक्ति पूरे अंतरिक्ष को चीरने लगती है। आने वाले वार की विनाशकारी ताकत महसूस करते ही ग्वांगयांग के चेहरे की सारी हंसी गायब हो जाती है और वह घबराकर खुद को बचाने की तैयारी करने लगता है। आखिर में झो क्योंग अपनी तलवार का एक ऐसा विनाशकारी वार करता है कि पूरा अंतरिक्ष तक फट जाता है। उसकी विशाल ऊर्जा ग्वांगयांग की सारी रक्षा को चीरती हुई आगे बढ़ जाती है। जो अपने डेमन सेक्ट के लोगों के साथ खड़ा दिखाई देता है। सभी काले वस्त्र पहने हुए होते हैं और उनके हाथों में तलवारें होती हैं। जो गंभीर चेहरे के साथ सामने देख रहा होता है। तभी जमीन में एक विशाल दरार खुल जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोग जान बचाने के लिए चमकती हुई दरार के रास्ते बाहर भागने लगते हैं। इसके बाद जो जंगल में अपने साथियों के बीच खड़ा होकर बात करता है। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग चिंतित हो जाते हैं, जबकि कुछ उसे गुस्से से घूरते हैं। बात खत्म होते ही जो मुड़कर आगे बढ़ जाता है और उसके सभी अनुयायी उसके पीछे चल पड़ते हैं। तभी नीले सफेद कपड़े पहने एक युवक दौड़कर झो के पास आता है और उसका धन्यवाद करता है। वह युवक अपने पास रखा हरे रंग का एक ताबीज झो को भेंट करता है। झो उसे ध्यान से देखकर स्वीकार कर लेता है। इसके बाद वह ड्रैगन की मूर्तियों से सजे विशाल रथ में बैठ जाता है और वह रथ उड़ते हुए आसमान में चला जाता है। उसी समय सफेद और सुनहरे वस्त्र पहने एक महिला भी वहां पहुंचती है। वह और नीले वस्त्र वाला युवक एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलते हैं, जो दोनों को सम्मानपूर्वक प्रणाम करता है। इसके बाद दृश्य फिर झो के महल में पहुंचता है, जहां वह अपने भव्य अंधेरे सिंहासन पर तलवार हाथ में लिए बैठा होता है। झो अपनी चमकती लाल तलवार पर हाथ रखता है। तभी उसके सामने सिस्टम का डिजिटल पैनल प्रकट होता है, जिसमें उसकी ताकत, प्रगति और कई तरह की जानकारी दिखाई देती है। सिस्टम लगातार उसकी नई जानकारी दिखाता रहता है। जो ध्यान से स्क्रीन पर लिखी हर बात पढ़ता है। अचानक सिस्टम के सामने एक लाल चमकता हुआ गिफ्ट बॉक्स प्रकट होता है।
जो उसे छूते ही वह खुल जाता है। उसके अंदर से एक छोटी काली मीनार और एक काला अंडा निकलता है। साथ ही सिस्टम उस मीनार की पूरी जानकारी भी दिखाता है। जो काले अंडे को हाथ में उठाता है, कुछ ही पल बाद अंडा फूटने लगता है। सबसे पहले एक छोटा पंजा बाहर आता है और फिर उसमें से एक छोटा काला भेड़िया निकल आता है। जो हैरानी से उस छोटे भेड़िए को देखता है। वह भेड़िया उसकी गोद में खड़ा होकर उसे देखने लगता है और जो भी उसे ध्यान से निहारता रहता है। तभी सिस्टम फिर से प्रकट होता है। जो उससे उस नए जीव के बारे में सवाल पूछता है और सिस्टम उसकी पूरी जानकारी देता है। जो लगातार सिस्टम से बात करता रहता है। इस बीच छोटा भेड़िया हल्की आवाज निकालता है और अपनी चमकती आंखों से जो की तरफ देखने लगता है। कुछ ही देर में वह छोटा भेड़िया तेजी से बड़ा होकर एक विशाल और शक्तिशाली भेड़िया बन जाता है। जो बिना घबराए उसे अपना नया साथी स्वीकार कर लेता है। जो अपने नए साथी का नाम दाबाई रखता है। तभी उसका एक अधीनस्थ आता है और बताता है कि उनका संप्रदाय बहुत तेजी से फैल रहा है और लगातार मजबूत होता जा रहा है। जो उसे आदेश देता है कि सेक्ट को और भी अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। इसके बाद सभी शिष्य एक साथ जोरदार नारे लगाकर उसका आदेश स्वीकार करते हैं। दूसरी तरफ दो आदमी जो की लगातार बढ़ती ताकत और उपलब्धियों की चर्चा कर रहे होते हैं। वे उसकी प्रगति देखकर हैरान होते हैं। उनमें से एक पूछता है कि जो अब तक कितनी मंजिलें पार कर चुका है। दूसरा बताता है कि जो टॉवर की 10वीं मंजिल भी पार कर चुका है और उसे एक बेहद दुर्लभ तकनीक मिल चुकी है। यह सुनकर उनमें से एक आदमी खुद भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए टॉवर में प्रवेश करने का फैसला करता है। वह प्रवेश द्वार पर खड़े बुजुर्ग रक्षक के पास से गुजरते हुए अंदर चला जाता है। टॉवर के बाहर लोग उसकी सफलता की संभावना पर चर्चा करते हैं। सभी कहते हैं कि उसका सेक्ट लीडर से अच्छा रिश्ता है और वह खुद भी बेहद शक्तिशाली है। इसके बाद समय तेजी से आगे बढ़ता है और बताया जाता है कि पूरे 8 साल बीत चुके हैं। जो अपने एकांतवास से बाहर निकलता है और इन 8 वर्षों की प्रगति के बारे में सोचता है। सिस्टम फिर उसकी नई प्रोफाइल दिखाता है, जिसमें उसकी बढ़ी हुई ताकत, नई तकनीकें और उसके साथी दाबाई की जानकारी शामिल होती है। इसके बाद माहौल थोड़ा मजाकिया हो जाता है। दाबाई बुजुर्ग रक्षक के पेड़ से एक आड़ू चुराकर भाग जाता है। गुस्से में बुजुर्ग उसके पीछे दौड़ते हुए उसे डांटने लगते हैं। दूसरी तरफ शहर के कुछ लोग इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे होते हैं कि डेमन सेक्ट लगातार नए शिष्य भर्ती कर रहा है और शायद जल्द ही कोई बड़ा युद्ध होने वाला है। बातचीत के दौरान एक व्यक्ति सुझाव देता है कि उन्हें सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए ताकि आने वाली लड़ाई से बच सकें। धीरे धीरे पूरे शहर में डर फैल जाता है। लोग यह सोचकर घबरा जाते हैं कि डेमन सेक्ट की सेना जल्द पहुंचने वाली है। कुछ लोग लड़ने की बात करते हैं, जबकि कुछ शहर छोड़कर भागने की सलाह देते हैं। दो आदमी चिंता करते हुए चर्चा करते हैं कि आखिर यह संघर्ष अचानक इतना बड़ा क्यों हो गया है और अपने शहर को कैसे बचाया जाए। दूसरी तरफ एक सभा में बैठा नेता अपने अधीनस्थ सुजिंग को आदेश देता है कि वह डेमन सेक्ट की हर गतिविधि पर नजर रखे और जरूरत पड़ने पर दूसरी योजना भी तैयार रखे। नेता आगे कहता है कि डेमन सेक्ट के आने से पहले उन्हें एक बेहद महत्वपूर्ण वस्तु अपने कब्जे में लेनी होगी, क्योंकि पूरे क्षेत्र का भविष्य उसी पर निर्भर करेगा। इसी दौरान दो सैनिक डेमन सेक्ट के मुख्य प्रबंधक की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि उसके डर से कई शहर बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर चुके हैं। थोड़ी देर बाद एक शहर का अधिकारी डेमन सेक्ट के मुख्य प्रबंधक के सामने आकर अपने शहर की तरफ से आत्मसमर्पण कर देता है और अपनी वफादारी की पेशकश करता है। मुख्य प्रबंधक उसका आत्मसमर्पण स्वीकार कर लेता है और उसे बाहरी सुरक्षा दल में नया पद देता है। साथ ही वह मन ही मन झो के बढ़ते प्रभाव के बारे में सोचता है। इसके बाद मुख्य प्रबंधक उस अधिकारी से पड़ोसी शहर पर राज करने वाली रहस्यमयी ताकतों के बारे में पूछता है। अधिकारी बताता है कि हजारों साल पहले वे रहस्यमयी लोग अचानक आए थे, पूरे शहर पर कब्जा कर लिया था और तब से उन्होंने खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर रखा है। वह यह भी बताता है कि देखने में वे इंसानों जैसे हैं, लेकिन उनके पास असाधारण शक्तियां हैं, इसलिए उनसे सावधान रहना चाहिए। यह जानकारी सुनने के बाद मुख्य प्रबंधक आदेश देता है कि पूरी रिपोर्ट तुरंत जोऊ तक पहुंचा दी जाए और साथ ही अतिरिक्त बाहरी सेनाओं को भी बुलाने की तैयारी शुरू कर दी जाए। दूसरी तरफ जो एक आड़ू के पेड़ को ध्यान से देख रहा होता है। उसे महसूस होता है कि उस पेड़ में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तभी अचानक आसमान से बिजली गिरती है और पेड़ के चारों ओर शक्तिशाली ऊर्जा का भंवर बन जाता है। जो पूरी घटना को ध्यान से देखता रहता है। बिजली गिरने के बाद सभी शिष्य बुजुर्ग रक्षक के पास इकट्ठा हो जाते हैं और उनकी हालत को लेकर चिंता करने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल उनके शरीर में बड़ा परिवर्तन शुरू हो जाता है। उनका शरीर फिर से जवान होने लगता है। आखिरकार बुजुर्ग रक्षक अपनी नई साधना अवस्था में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लेते हैं। उसी समय पूरा आड़ू का पेड़ फूलों और फलों से भर जाता है और चारों तरफ सुगंध फैल जाती है। बुजुर्ग रक्षक सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं और खुशी खुशी नए उगे हुए आड़ू सबको बांटने की पेशकश करते हैं।
तभी अचानक दाबाई वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। बुजुर्ग हंसते हुए कहते हैं कि यह विशाल भेड़िया हमेशा आड़ू चुराने के लिए बदनाम रहा है। दाबाई अपने तेज दांत दिखाता है, लेकिन जैसे ही झो वहां पहुंचता है वह तुरंत शांत होकर सम्मान से सिर झुका देता है। झो बुजुर्ग रक्षक को उनकी सफलता की बधाई देता है और आदेश देता है कि अब वे मुख्य प्रबंधक के साथ मिलकर आने वाले विस्तार अभियान में मदद करें। बुजुर्ग रक्षक झुककर आदेश स्वीकार करते हैं और अपनी नई शक्ति का उपयोग सेक्ट के लिए करने की इच्छा जताते हैं। जो उन्हें जाते हुए देखता है और सोचने लगता है कि आगे जिन रहस्यमयी दुश्मनों का सामना होने वाला है वे आखिर कितने शक्तिशाली होंगे। दूसरी तरफ दो जासूस दूर से एक शहर पर नजर रख रहे होते हैं। वे चर्चा करते हैं कि उनका साथी बिना पकड़े शहर के अंदर घुसने में कैसे सफल हो गया। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि वे जानबूझकर शहर के शासकों को गलत जानकारी देंगे ताकि उन्हें डेमन सेक्ट की असली ताकत का अंदाजा न हो सके। उधर शहर की सभा में एक शक्तिशाली योद्धा गुस्से में तुरंत हमला करने की मांग करता है, लेकिन एक बुजुर्ग उसे शांत करते हुए कहते हैं कि पहले दुश्मन की असली ताकत और उनके नेता का इरादा समझना जरूरी है। वह आगे बताते हैं कि डेमन सेक्ट बहुत तेजी से बढ़ा है और बिना सोचे समझे हमला करना उनके लिए भारी पड़ सकता है। योद्धा जवाब देता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है क्योंकि उनके अपने वरिष्ठों की दी हुई समय सीमा भी खत्म होने वाली है। बुजुर्ग उसे भरोसा दिलाते हैं कि उन्होंने पहले ही जासूस भेज दिए हैं और जल्द ही डेमन सेक्ट की पूरी जानकारी मिल जाएगी। दूसरी तरफ डेमन सेक्ट का मुख्य प्रबंधक अपनी सेना को तैयार करता है और शहर की रक्षा शक्ति की परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ने का आदेश देता है। शहर का रक्षा प्रमुख दूर से आती सेना को देखकर सोचता है कि क्या उन्हें पहले हमला कर देना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि पहले बातचीत करके दुश्मन की ताकत को परखा जाएगा। इसके बाद वह खुद आगे बढ़कर मुख्य प्रबंधक का सामना करते हैं। मुख्य प्रबंधक साफ शब्दों में शहर से आत्मसमर्पण की मांग करता है और बदले में डेमन सेक्ट के भीतर ऊंचे पद देने का प्रस्ताव रखता है। सबको हैरान करते हुए शहर का नेता आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह 3 शर्तें रख देता है। वह मांग करता है कि उसके सभी बुजुर्गों को ऊंचे पद दिए जाएं, शहर के लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए और शहर का प्रशासन उसी के हाथ में रहने दिया जाए। मुख्य प्रबंधक तुरंत समझ जाता है कि यह केवल समय बर्बाद करने की चाल है। वह सभी शर्तें ठुकरा देता है। अगले ही पल दोनों पक्ष अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं और भयंकर युद्ध शुरू होने वाला होता है। झो शियाओ आधे चेहरे पर सुनहरा मास्क पहने विशाल युद्ध भूमि पर खड़ा दुश्मन की सेना को देख रहा होता है। जब उसे समझ आ जाता है कि सामने वाली सेना सरेंडर नहीं करेगी तो वह अपना हाथ उठाता है और उसी पल काले कपड़े पहने लाखों सैनिक रेतीले मैदान में दुश्मन पर हमला बोल देते हैं। युद्ध शुरू होते ही चारों तरफ भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। काले कवच वाला एक ताकतवर योद्धा अपनी चमकती हुई मुक्के की ताकत से कई दुश्मनों को आसानी से हरा देता है। झो शियाओ यह देखकर समझ जाता है कि दुश्मन अभी तक अपनी असली ताकत नहीं दिखा रहा और उसके पास कोई बड़ा त्रुप का पत्ता छिपा हुआ है। तभी एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग सलाहकार झो शियाओ से लड़ाई में उतरने की इजाजत मांगता है। अनुमति मिलते ही सफेद कपड़ों वाला योद्धा उड़कर किले की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक किले का विशाल दरवाजा बंद हो जाता है और पूरे किले के चारों तरफ सुनहरी ऊर्जा की एक विशाल ढाल बन जाती है। झो शियाओ तुरंत पीछे हटने का आदेश देता है क्योंकि उस ढाल को तोड़ना आसान नहीं होता। इसके बाद दृश्य एक अंधेरे महल में बदल जाता है जहां एक भारी भरकम योद्धा गुस्से में सिंहासन की तरफ बढ़ते हुए पूछता है कि सब लोग चुप क्यों बैठे हैं। उसी समय महान पुजारी दाजीसी सामने आते हैं। योद्धा पूछता है कि उन्हें किसने घायल किया, लेकिन एक जटाधारी सरदार उसे शांत करता है और बताता है कि दाजीसी किसी के हमले से नहीं बल्कि भविष्य देखने की दिव्य साधना के दौरान घायल हुए हैं। दाजीसी बताते हैं कि वह दानव संप्रदाय के नेता झो शियाओ का भविष्य देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक रहस्यमयी शक्ति ने उनकी दृष्टि पूरी तरह रोक दी। जैसे ही उन्होंने उस रहस्य को भेदने की कोशिश की, उन्हें भयंकर आध्यात्मिक झटका लगा और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वह कहते हैं कि अगर समय रहते साधना नहीं रोकते तो उनकी जान चली जाती। सभी अधिकारी हैरान रह जाते हैं। जटाधारी सरदार पूछता है कि आखिर झो शियाओ इतनी बड़ी शक्ति कैसे छिपा सकता है। दाजीसी बताते हैं कि इसके 3 कारण हो सकते हैं, या तो उसके पास असीम छिपी हुई शक्ति है, या कोई महान गुरु उसकी किस्मत की रक्षा कर रहा है, या फिर वह स्वर्ग का चुना हुआ भाग्यशाली व्यक्ति है। उन्हें तीसरी संभावना सबसे ज्यादा सही लगती है। सभी लोग स्वर्ग के चुने हुए व्यक्ति के बारे में सोचने लगते हैं। दाजीसी बताते हैं कि ऐसे लोग बहुत तेजी से मजबूत होते हैं, उनकी किस्मत बेहद शक्तिशाली होती है और उनसे दुश्मनी करना बहुत खतरनाक होता है। वह आगे कहते हैं कि दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं, लेकिन जो आखिर तक जिंदा रहते हैं वही अपनी किस्मत के असली मालिक बनते हैं। फिर वह सभी का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि उनका कबीला इतना कमजोर नहीं कि आसानी से हार जाए।
सभी अधिकारी एक साथ झुककर उनका सम्मान करते हैं। जटाधारी सरदार अपनी मुट्ठी कसते हुए पूछता है कि उनकी सबसे बड़ी योजना और रहस्यमयी रक्त कुंड आखिर कब पूरा होगा। दाजी सी बताते हैं कि इसी महीने के अंदर वह पूरी तरह तैयार हो जाएगा। यह सुनकर भारी भरकम अधिकारी खुशी जताता है कि वे 3000 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। दाजी सी वादा करते हैं कि योजना पूरी होते ही उनका पूरा कबीला पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। इसके बाद दृश्य दानव संप्रदाय की सभा में पहुंचता है। कुछ सेनापति कहते हैं कि सभी बाहरी रक्षकों को बुलाकर किले को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए, जबकि कुछ लोग सीधे सर्वोच्च नेता से मदद मांगने की बात करते हैं। वरिष्ठ सेनापति सभी को डांटते हुए कहते हैं कि हाल की सफलताओं ने उन्हें घमंडी बना दिया है। वह याद दिलाते हैं कि संप्रदाय की सारी ताकत उनके नेता की वजह से है और उन्हें घमंड नहीं बल्कि अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए। वह चेतावनी देते हैं कि जैसे जैसे संप्रदाय बढ़ेगा उससे भी ज्यादा ताकतवर लोग शामिल होंगे और अगर उन्होंने मेहनत नहीं की तो उनका स्थान छिन जाएगा। सभी योद्धा अपनी गलती मानते हैं। फिर सभी एक साथ कसम खाते हैं कि पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे। वरिष्ठ सेनापति कहते हैं कि वह युद्ध की रिपोर्ट नेता को देंगे और बताते हैं कि दुश्मन के किले में कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। एक जासूस झो शियाओ के सामने घुटनों के बल बैठकर बताता है कि किले पर किया गया हमला असफल रहा और सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन यह पक्का है कि किले के अंदर कोई बड़ा रहस्य मौजूद है। जासूस के जाने के बाद झो शियाओ सोचता है कि उसके सिस्टम की वजह से कोई भी भविष्यवाणी उसकी असली पहचान या योजनाओं को नहीं जान सकती। तभी सिस्टम उसके सामने नया मिशन दिखाता है जिसमें विंड सिटी का रहस्य खोजने पर एक दुर्लभ तकनीक मिलने का इनाम होता है और असफल होने पर कोई सजा नहीं रखी जाती। झो शियाओ याद करता है कि यह मिशन उसे 6 महीने पहले मिला था, लेकिन उसने उस समय ध्यान नहीं दिया था। अब मिशन लाल रंग में बदल चुका है और इनाम बढ़कर 10 लाख विलन पॉइंट्स हो गया है। दूसरी तरफ 2 जासूस पहाड़ी से युद्ध देख रहे होते हैं। वे बताते हैं कि झो शियाओ की सेना कई दिनों से लगातार हमला कर रही है, लेकिन किले के रक्षक अभी भी किसी तरह टिके हुए हैं। उसी समय वरिष्ठ सेनापति वहां पहुंचते हैं और एक जासूस आकर बताता है कि आज बाहरी रक्षक भी युद्ध में शामिल होने वाले हैं। नीचे सैनिक आपस में बात करते हैं कि इतने लंबे समय बाद भी किला नहीं टूटा। दूसरे सैनिक बताते हैं कि अंदर वाले लोग सिर्फ दीवारों के पीछे छिपे हुए हैं। सैनिक कहते हैं कि अब जब दानव संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली योद्धा आ गए हैं तो किले का बचना नामुमकिन है। वे यह भी कहते हैं कि उनका नेता अभी तक खुद मैदान में नहीं उतरा। कुछ ही देर में कई महान योद्धा युद्ध भूमि पर पहुंचकर एक साथ घुटनों के बल झुकते हैं और संप्रदाय के प्रति अपनी निष्ठा जताते हैं। उनमें एक प्रसिद्ध नगर स्वामी भी होता है जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। दूसरे लोग हैरान होकर देखते हैं कि इतने बड़े बड़े उस्ताद भी दानव संप्रदाय में शामिल हो चुके हैं। एक बुजुर्ग योद्धा बताता है कि शुरुआत में वे मजबूरी में जुड़े थे, लेकिन बाद में उन्हें दानव टावर जैसी अनमोल जगह मिली जहां दुर्लभ तकनीकें आसानी से मिलती हैं। वह कहता है कि यहाँ मिलने वाली तकनीकें बाहर की दुनिया में लोग जान देकर भी नहीं पा सकते, इसलिए अब कोई भी इस संप्रदाय को छोड़ना नहीं चाहता। वरिष्ठ सेनापति तलवार निकालकर किले की तरफ इशारा करते हैं और अंतिम हमला करने का आदेश देते हैं। पूरी सेना एक साथ जोरदार गर्जना करती है। दूसरी तरफ किले के नीचे बने गुप्त कक्ष में जटाधारी सरदार दाजीसी से पूछता है कि रहस्यमयी रक्त कुंड आखिर तैयार हुआ या नहीं। दाजीसी बताते हैं कि अभी कुछ अशुद्धियां बाकी हैं, लेकिन दिन खत्म होने तक सब पूरा हो जाएगा। तभी अचानक पूरी जगह जोर से कांपने लगती है। एक सैनिक दौड़कर आता है और बताता है कि बाहर की सुरक्षा ढाल टूटने वाली है। जटाधारी सरदार गुस्से में कहता है कि किसी भी हालत में दानव संप्रदाय को इस गुप्त स्थान का पता नहीं चलना चाहिए। कैमरा उबलते हुए लाल रक्त कुंड पर जाता है। दाजीसी अफसोस जताते हैं कि दुश्मन ने हमला भी आज ही किया, जबकि उनकी योजना पूरी होने में सिर्फ एक दिन बाकी था। बाहर युद्ध भूमि में एक सैनिक डरकर देखता है कि दानव संप्रदाय के साथ 9 महान महारथी लड़ रहे हैं। वह समझ जाता है कि इतनी ताकत के सामने किले का बचना असंभव है। वह देखता है कि सबसे आगे खड़े सेनापति की शक्ति सामान्य योद्धाओं से कहीं ज्यादा है। युद्ध भूमि में एक उच्च अधिकारी दुश्मन के नेता से कहता है कि जल्द ही इस शहर का रहस्य सबके सामने आ जाएगा और पूछता है कि क्या वही इस किले का प्रमुख है। दुश्मन का नेता काली ऊर्जा छोड़ते हुए जवाब देता है कि जो भी उसके क्षेत्र में घुसा है वह जिंदा वापस नहीं जाएगा। इसके बाद भीषण युद्ध शुरू हो जाता है और चारों तरफ शक्तिशाली झटके फैल जाते हैं। भारी नुकसान के बावजूद दानव संप्रदाय के सैनिक बिना डरे लगातार हमला करते रहते हैं। दुश्मन का नेता उनकी अनगिनत संख्या और हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है। तभी अचानक झो शियाओ युद्ध भूमि पर प्रकट होता है
और दुश्मन का नेता तुरंत उसे पहचान लेता है। उसे समझ आ जाता है कि झोउ शियाओ की असली योजना सिर्फ उसे 1 घंटे तक रोकना है ताकि उसकी मुख्य सेना अंदर पहुंचकर रहस्यमयी रक्त कुंड पर कब्जा कर सके। झोउ शियाओ आगे बढ़कर पूछता है कि इस रक्त कुंड का असली रहस्य क्या है। वह सच बताने पर उसे आसान मौत देने का वादा करता है। दुश्मन का नेता खून थूकते हुए हंसता है और कहता है कि वह मर जाएगा लेकिन अपने कबीले का रहस्य कभी नहीं बताएगा। झोउ शियाओ समय बर्बाद नहीं करता। वह अपने हाथ में सुनहरी ऊर्जा इकट्ठा करके आत्मा से यादें निकालने वाली तकनीक का इस्तेमाल करता है। दुश्मन का नेता दर्द से चीखने लगता है क्योंकि झोउ शियाओ उसकी यादें जबरदस्ती पढ़ने लगता है। उसी समय पीछे मौजूद विशाल रक्त कुंड तेज चमकने लगता है। कुछ ही पल बाद पूरी जगह ऊर्जा से कांप उठती है। दुश्मन के नेता की आत्मा पूरी तरह खत्म हो जाती है और झोउ शियाओ उसके दिमाग की सारी जानकारी हासिल कर लेता है और रक्त कुंड को देखते हुए 3000 साल पुराने गुप्त प्रयोग का पूरा रहस्य समझ लेता है। बाकी बचे दुश्मन सैनिक अपने नेता की मौत देखकर पूरी तरह टूट जाते हैं। दानव संप्रदाय की सेना पूरे किले पर कब्जा कर लेती है और जीत के झंडे लहरा देती है। वरिष्ठ सेनापति आकर रिपोर्ट देते हैं कि पूरा शहर उनके नियंत्रण में आ चुका है और बाकी सभी दुश्मनों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। झोउ शियाओ चुपचाप अगली योजना के बारे में सोचने लगता है। सिस्टम फिर से सक्रिय होकर मिशन पूरा होने की सूचना देता है, उसके स्टेटस पॉइंट्स अपडेट करता है और दुर्लभ तकनीक मिलने की पुष्टि करता है। शहर की दीवारों पर अब दानव संप्रदाय के झंडे लहरा रहे होते हैं। हार चुके सैनिकों को पहरेदार बंदी बनाकर ले जाते हैं। 2 बचे हुए दुश्मन कमांडर छिपकर बात करते हैं और कहते हैं कि दानव संप्रदाय की ताकत अस्वाभाविक है। अगर जल्दी नहीं भागे तो अगली सफाई में उनकी भी मौत तय है। नीचे एक ताकतवर ट्राइबल योद्धा झोउ कियोंग को चुनौती देता है और कसम खाता है कि वह इसका बदला जरूर लेगा। ट्राइबल योद्धा अपना हड्डी वाला स्टाफ जमीन पर जोर से मारता है और तुरंत उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ग्रीन एनर्जी उसके पूरे शरीर में फैल जाती है, स्पेक्ट्रल आर्मर बन जाता है और उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं। उसके साथी भी आगे बढ़कर अपनी ग्रीन एनर्जी एक्टिवेट करते हैं। सभी मिलकर कसम खाते हैं कि अपने ग्रैंड प्रीस्ट का बदला लेंगे और झोउ कियोंग को खत्म कर देंगे। ट्राइबल योद्धा अपने सभी साथियों की एनर्जी अपने अंदर खींच लेता है जिससे उसके चारों तरफ ग्रीन रोशनी का बहुत बड़ा भंवर बन जाता है। ऊपर से झोउ कियोंग धीरे धीरे नीचे उतरता है और उसका सामना करता है। ट्राइबल योद्धा एक बहुत बड़ा ग्रीन एनर्जी फिस्ट तैयार करता है जबकि झोउ कियोंग अपनी मुट्ठी में बैंगनी एनर्जी जमा करता है। दोनों हवा में एक दूसरे की तरफ तेज रफ्तार से उड़ते हैं और सीधा टकरा जाते हैं। दोनों के मुक्कों की टक्कर से इतना जबरदस्त शॉकवेव निकलता है कि पूरे इलाके में एनर्जी डोम बन जाता है। जमीन टूटने लगती है और आसपास खड़े लोग धमाके से बचने के लिए हवा में दूर उड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताकत आजमाते हुए अपनी चमकती मुट्ठियों टकराते रहते हैं। ट्राइबल योद्धा झोउ कियोंग की इतनी ज्यादा शारीरिक ताकत देखकर हैरान रह जाता है। गुस्से में ट्राइबल योद्धा चिल्लाता है कि झोउ कियोंग ने जरूर ग्रेट विच का खून चुरा लिया होगा, लेकिन झोउ कियोंग शांत रहता है और अपने हाथ में घूमती हुई ब्लैक ऑन पर्पल मेटेलिक डिस्क बना लेता है। ट्राइबल योद्धा एक बहुत बड़ा ग्रीन एनर्जी बीस्ट अटैक छोड़ता है। झोउ कियोंग आराम से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस घूमती हुई डिस्क से एक मजबूत मैजिकल बैरियर बना देता है। वह एनर्जी डिस्क सीधे हमले को चीरते हुए ट्राइबल योद्धा के सीने में लगती है और वहां एक अंधेरा चमकता हुआ घाव बन जाता है। इसके तुरंत बाद झोउ कियोंग उसके पास पहुंचकर लगातार तेज मुक्के बरसाने लगता है। झोउ कियोंग पूरी लड़ाई में हावी रहता है और आखिर में एक जबरदस्त वार करके ट्राइबल योद्धा को जमीन पर गिरा देता है। योद्धा के मुंह से खून निकलने लगता है जबकि झोउ कियोंग एनर्जी डोम के ऊपर शांति से हवा में खड़ा रहता है। नजदीकी शहर में कुछ जवान डिसाइपल आसमान की तरफ देखकर हैरान होते हैं। वे अपने लीडर की बेइंतहा ताकत की तारीफ करते हुए उसकी हिंसक आदतों पर मजाक भी करते हैं। एक डिसाइपल ध्यान से लड़ाई देखकर कहता है कि दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा थी, फिर भी उनके लीडर ने उसे आसानी से हरा दिया। उसे एहसास होता है कि झोउ कियोंग ने अभी तक अपनी तलवार तक नहीं निकाली और सिर्फ शारीरिक ताकत से ही जीत हासिल कर ली। पूरी सेना घुटनों पर बैठकर झोउ कियोंग की जय जयकार करने लगती है। झोउ कियोंग उनकी वफादारी की तारीफ करता है और कहता है कि उन्होंने अपने सेक्ट की असली रूह दिखाई है। झोउ कियोंग मुड़कर चलने लगता है, तभी उसके सामने सिस्टम इंटरफेस आ जाता है और बताता है कि उसका मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सिस्टम उसे एक रहस्यमयी कल्टीवेशन टेक्निक इनाम में देता है। झोउ कियोंग सोचता है कि अब वह इस पूरे कैओटिक वर्ल्ड का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है। झोउ कियोंग फ्लोटिंग सिस्टम स्क्रीन पर अपना नया इनाम देखकर उसकी डिटेल्स चेक करता है और कहता है कि उसके पास अभी काफ़ी रिसोर्स मौजूद हैं। उसे पता चलता है कि यह टेक्निक एक अपग्रेडेड प्रोफेसी टूल की तरह काम करेगी और उसकी भविष्य की योजना बनाने में बहुत काम आएगी। वह चमकते हुए टेक्स्ट को ध्यान से देखकर खुश होता है और समझता है कि इसकी मदद से अपनी हुकूमत और भी मजबूत बना पाएगा। झोउ कियोंग अपने टॉप कमांडर्स लियान चेंग, बाई हाउतियन और मू हुफा को बुलाकर अभियान में उनकी मेहनत की तारीफ करता है।
तीनों कमांडर आगे बढ़कर अपने मास्टर को गहरा प्रणाम करते हैं और उनकी बात स्वीकार करते हैं। जो क्योंग तीनों को 10-10 एनर्जी क्रिस्टल देता है और होली सैंक्चुरी पैलेस में एक दिन कल्टीवेशन करने की इजाजत भी देता है। बाकी फॉलोअर्स को भी एक एक एनर्जी क्रिस्टल इनाम में मिलता है। सभी फॉलोअर्स झुककर अपना धन्यवाद करते हैं। दो कमांडर बात करते हैं कि अगर उनके मास्टर होली सैंक्चुरी को इनाम के रूप में दे रहे हैं तो जरूर वह जगह बहुत कीमती होगी। एक कमांडर पूरी सेना को बताता है कि जो भी सेक्ट के लिए बड़ा काम करेगा मास्टर उसे जरूर इनाम देंगे। यह सुनते ही पूरी सेना एक साथ वफादारी का नारा लगाती है। सीन बदलकर दिखाता है कि एक बहुत बड़ी सेना अंधेरे बादलों के नीचे सुनसान जमीन पर मार्च कर रही है। यह विशाल सेना पूरी योजना के साथ रेगिस्तान में आगे बढ़ती है ताकि सेक्ट का राज और भी ज्यादा फैलाया जा सके। दो शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी लीडर एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर एक बड़े शहर को देखते हैं और इस बात पर बहस करते हैं कि उस शहर पर कब्जा करने का हक किसका है। सिंह वाला बड़ा योद्धा कहता है कि दूसरा लीडर पहले ही सेक्रेट पुल का इस्तेमाल कर चुका है, इसलिए यह शहर उसका होना चाहिए। दूसरा लीडर जवाब देता है कि जब जीतने के लिए इतने सारे और इलाके मौजूद हैं तो सिर्फ इसी शहर के लिए लड़ने की क्या ज़रूरत है। दोनों हंसते हुए देखते हैं कि शहर के रक्षक बिना लड़े ही सरेंडर कर चुके हैं, इसलिए उनकी बहस का कोई मतलब नहीं बचता। दोनों वॉरलॉर्ड फैसला करते हैं कि फिलहाल मिलकर काम करेंगे और लूट को बांट लेंगे। दोनों हंसते हुए अपनी सेना को आगे बढ़ाने की तैयारी करते हैं। एक लीडर अपनी वैनगार्ड को आगे मार्च करने का आदेश देता है और कहता है कि शहर की सुरक्षा अभी भी काफ़ी मजबूत है। सिस्टम इंटरफेस दोबारा सामने आता है और दिखाता है कि झोंकियों की कल्टीवेशन सफलतापूर्वक डालुओ प्रथम स्तर तक पहुंच गई है। साथ ही चेतावनी मिलती है कि बहुत जल्द हेवनली ट्रिब्यूलेशन आने वाली है। एक जवान डिसाइपल अपने बुजुर्ग मास्टर के साथ पथरीली घाटी से गुजरते हुए पूछता है कि सेक्ट की सेनाएं सरेंडर कर चुके लोगों के साथ इतनी बेरहमी क्यों करती हैं। बुजुर्ग मास्टर बताता है कि वे सेक्ट मास्टर को ढूंढ रहे हैं। वह कहता है कि पिछले 50 सालों में जब से वह इस कैओटिक वर्ल्ड से दूर था तब से यह नया और बेहद ताकतवर सेक्ट पूरी जगह पर छा गया है। जवान डिसाइपल सेक्ट मास्टर की अपार ताकत को लेकर चिंता जताता है और पूछता है कि कहीं वे किसी जाल में तो नहीं जा रहे। मास्टर अपनी ऊंची कल्टीवेशन पर भरोसा जताते हुए उसे तसल्ली देता है। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बिजली चमकने लगती है। मास्टर रुककर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा ट्रिब्यूलेशन क्लाउड बन रहा होता है। मास्टर समझ जाता है कि यह आम ब्रेक थ्रू नहीं बल्कि मशहूर 99 हेवनली ट्रिब्यूलेशन है। वह कहता है कि सेक्ट मास्टर इससे बचने की कोशिश में ज़रूर कमज़ोर या बुरी तरह घायल हो जाएगा। मास्टर शैतानी मुस्कान के साथ कहता है कि अब उनके पास सही मौका है क्योंकि सेक्ट मास्टर इस समय सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा और इसी वक्त उस पर हमला किया जा सकता है। उसी दौरान आसमान में बिजली गरजने और चमकने लगती है।